कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और फैंटेसी जैसे महल से होती है, जहां हमारी ड्रामा की फीमेल लीड स्योमीरा अपने डिजिटल बॉयफ्रेंड के साथ एक बहुत ही प्यारी सी डेट पर जाने की तैयारी कर रही होती है। अब यहीं से कहानी 2 हफ्ते पहले चली जाती है और मीरा काम के लंबे और थकाने वाले दिन के बाद घर लौटती है। उसका पूरा डेली रूटीन पहले से ही प्लान्ड होता है, यानी वो घंटे घंटे का हिसाब करती है और दिन के आखिर में उसके पास बस सिर्फ 3.5 घंटे का फ्री टाइम बचता है और वो उसे अपने तरीके से एंजॉय करती है, यानी नेटफ्लिक्स देखकर। वैसे मेरा इन छोटे छोटे पलों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि अगले ही दिन उसे फिर से उसकी बिजी कॉर्पोरेट लाइफ में वापस जाना होता है। दिखाया जाता है कि वो एक वेबटून कंपनी में काम करती है, जहाँ कई अलग अलग राइटर्स के काम को मैनेज किया जाता है। वहाँ उसका एक तरह का वर्क राइवल भी है, जिसका नाम है पार्क क्योंग नाम, और वो एक प्रोड्यूसर है। और बता दूं कि ऑफिस में सब लोग उसे बहुत टैलेंटेड मानते हैं, और हाल ही में उसने एक वेबटून का अडॉप्शन डील भी साइन किया है। मेराय के दोस्त युंचो को भी क्योंग नाम पर क्रश है और वो उसकी बहुत फैन गर्लिंग करती है, लेकिन मेराय को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो बस अपनी आंखें घुमा देती है। वैसे क्योंग नाम बोलने में काफी सीधा और सख्त है। जब मेराय उसे अपना पिच भेजती है तो वो सीधे सीधे उसकी गलतियां निकाल के बता देता है, और मीठे शब्द तो उसके मुंह से जैसे निकलते ही नहीं थे। खैर, मेराय कर भी क्या सकती थी। वैसे उसके पास डेटिंग या रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अक्सर ऑफिस के सोशल इवेंट्स भी स्किप कर देती है, जैसे कि टीम डिनर। लेकिन उसकी दोस्त जियोन उसे उस वीकेंड एक शादी में आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अब जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तब बातों बातों में जियोन उससे कहती है कि उसे कोई मैच्योर आदमी ढूंढना चाहिए। ये सुनकर मिराय के दिमाग में अचानक सीजून का ख्याल आ जाता है। शायद वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब उस रात मिराय काफी नशे में घर लौटती है और आखिर में फर्श पर ही गिरकर सो जाती है। दूसरी तरफ उसके ऑफिस में भी बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि उनके कंपनी का एक एम्प्लॉय मिस्टर चो अचानक जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वो फेमस वेबटून राइटर युनस्योंग को संभालते संभालते परेशान हो चुका था। तो सवाल ये है कि उसकी पोजीशन पर आके इतना स्ट्रेस झेलेगा कौन। और बस इसी मामले में रूमर्स फैल रहे होते हैं कि क्योंगनाम या मिराय में से किसी को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि सच ये है कि बाकी जो रोमांस प्रोड्यूसर हैं वो युनस्योंग के साथ काम करने से डरते हैं। दरअसल वो काम के मामले में बहुत टॉक्सिक मानी जाती है और उसे हैंडल करना यानी लोहे के चने चबाने जैसा काम है। अब मिराय का शेड्यूल क्योंगनाम से थोड़ा हल्का है, इसलिए काफी ज्यादा चांसेस हैं कि डायरेक्टर उसे ये काम दे सकते हैं। अब मिराय अपना ब्रह्मास्त्र यानी मैक्रोन्स लेकर डायरेक्टर को मनाने चाहती है कि युनस्योंग जैसे राइटर को हैंडल करने का काम क्योंगनाम को दे दिया जाए। लेकिन वहाँ पहुंचकर तो उससे झटका ही लग जाता है, क्योंकि क्योंगनाम भी वही काम करने जो आया था। वो चाहता है कि ये जिम्मेदारी मिराय को मिल जाए। अब दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब न हो, लेकिन आखिर में ये काम मिराय को ही मिल जाता है और क्योंगनाम खुश होते हुए पतली गली से निकल लेता है। अब मिराय के दोस्त यानी उसकी टीम उसे अपना फुल सपोर्ट और सिंपैथी दिखाती है, लेकिन मिराय अच्छे से जानती है कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। एक तो पहले ही युनस्योंग बहुत मुश्किल इंसान है, और ऊपर से पता चलता है कि मिराय पहले भी उसे मैनेज कर चुकी है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि युनस्योंग को ऑनलाइन ट्रोल्स और उसके बारे में की गई बुराई से बहुत ज्यादा जल्दी फर्क पड़ता है, यानी कि जब लोगों को उसकी कहानी पसंद नहीं आती है तो लोग गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, और उनसे युनस्योंग इतनी जल्दी अफेक्ट होती है कि अक्सर लोगों पर केस करने की धमकी देती रहती है। और 3 साल पहले उसके इसी जुनून की वजह से मिराय का अपने बॉयफ्रेंड सीजून के साथ रिश्ता टूट गया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मिराय अपने दोस्त जियोन के साथ एक दोस्त की शादी में आती है, और वहाँ पता चलता है कि मिराय का एक्स बॉयफ्रेंड सीजून मिराय और जियोन का कॉमन दोस्त है। वैसे शादी में वो तो नहीं आ पाता, लेकिन पता चलता है कि अब उसकी यूमी नाम की लड़की से सगाई हो चुकी है। ये सुनकर मिराय काफी टूट जाती है, क्योंकि वो सच्ची मुच्ची अभी भी उससे प्यार करती थी और दोनों ने शादी तक की बातें भी की थी। लेकिन मिराय को हमेशा लगता था कि उनका रिलेशनशिप बस एक तरफा है, क्योंकि सीजन अक्सर फ्यूचर की बातें करते टाइम हम शब्द की जगह मैं शब्द का इस्तेमाल करता था। अब प्रेजेंट में युनस्योंग लगातार मिराय को मैसेज भेजती रहती है, और मिराय जब उसका न्यू चैप्टर पढ़ती है तो उसे लगता है कि उसकी कहानी काफी चीजी और चिपकू टाइप की है। दिखाया जाता है कि युनस्योंग का सबसे पॉपुलर वेबटून पिछले 3 साल से द मैन टू नो है, और ये एक जॉयबुल रोमांस कहानी है जिसका मेन लीड सीवो इस वाई ग्रुप का 3rd जनरेशन का एक अमीर वारिस है, और युन नारा एक साधारण सी लड़की। और फैंस अक्सर इसकी कहानी को क्लैश, चीजी और प्रेडिक्टेबल कहते रहते हैं, लेकिन मिराय जानती है कि युनस्योंग इस टाइप के कमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। अगले दिन क्योंगनाम और
मिराय हैंड ओवर पर काम करते हैं तभी वो मिराय को डायरेक्टर की तरफ से एक सोना कूपन भेजता है और मजाक में कहते हुए जाता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस रहेगा कि ये जगह तुम्हारे लिए दूसरा घर बन जाएगी, और वहाँ से चले जाता है। अब मिराय जब अपनी टीम के साथ लंच के लिए जाने लगती है तभी लिफ्ट खुलने पर सामने युनसेयोंग को देख घबरा जाती है। वैसे सभी उसे देख डर गए थे। अब होता कुछ यूँ है कि मिराय को लंच के लिए युनसेयोंग वहाँ से ले जाती है और उसकी टीम वाले उसे उससे बचा भी नहीं पाते। खैर अब लंच के दौरान साफ दिखता है कि युनसेयोंग सिर्फ जल्दी बुरा मानने वाली ही नहीं बल्कि काफी सेल्फ सेंटर्ड भी है, और उससे काम में कमियां निकालने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मिराय उसे समझाती है कि एक बिजनेस है और अगर टाइम पर चैप्टर नहीं आए तो उसका खुद का काम भी खतरे में पड़ सकता है। और तभी मीटिंग के दौरान डायरेक्टर और एक बिजनेसमैन मिन जुनयंग वहाँ पर आते हैं। पता चलता है कि मिन की कंपनी ड्यू ने एक नया डेटिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें युनसेयोंग की वेबटून सीरीज का कैरेक्टर सीवो का इस्तेमाल किया गया है। ये एक तरह का डेटिंग सिमुलेशन गेम है जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड, और ये सुनकर ही मिराय का एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। खैर फिर वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है और सजेस्ट करती है कि क्यों ना इसमें युनसेयोंग के दूसरे पुराने साइड कैरेक्टर भी जोड़ दिए जाएं तो कैसा रहेगा, और ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है सिवाय युनसेयोंग के। अब उसके जाने के बाद अकेले में मिन मिराय को एक जबरदस्त ऑफर देता है। दरअसल वो चाहता है कि मिराय एक महीने तक इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करे जो उन्होंने गेम बनाया है वो, और वर्चुअल डेट पर जाकर बताए कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, और इसके लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। और बस पैसे का नाम सुनते ही वो मान जाती है। अब घर आकर वो उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सेट करती है और अपने सर पर एक बैंड लगाती है, और उसे तभी झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर वो खुद को एक वर्चुअल दुनिया में पाती है। मजेदार बात तो ये है कि ये वही सीन है जिस कहानी की उसने कभी बुराई की थी, और आज उसे यही सीन बहुत अच्छा लगता है। वो देखती है कि सीवो सर्फिंग करते हुए किनारे पर आ रहा है कि तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसमें वो डूब जाती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि वो उसमें सांस ले पा रही थी और अंदर का नजारा तो उसे बहुत ही पसंद आता है। अब वो वहाँ सीवो को डूबते हुए देख जल्दी से उसके पास आके बचाती है और उसे किनारे पे ले आती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम अपने पहले डेट से मिल चुकी हो। अब जैसे सीवो को होश आता है तो दोनों पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब यहीं से सीन बदलता है और उसके आसपास कहीं गोल गोल रोशनी जैसे ऑब्स तैर रहे होते हैं जो थोड़ा सा इनसाइड आउट वाली मेमोरीज जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ इमोशंस नहीं निकलते बल्कि मीराय की मुलाकात उसके पर्सनल डेटिंग मैनेजर से होती है। वो मीराय को उसके पूरे डेटिंग एक्सपीरियंस में गाइड करने वाली है और उसकी हर वर्चुअल डेट को मैनेज करेगी। वो मीराय को एक रिंग देती है जिसे पहनकर वो इस दुनिया में रह सकती है। वो बताती है कि जैसे ही वो ये रिंग उतारेगी तुरंत असल दुनिया में वापस लौट जाएगी। अब जैसे ही मीराय वो रिंग अपने अंगूठे में पहनती है तो वापस उसी बीच पर पहुंच जाती है जहां उसने सीवो को बचाया था। वो उसे बड़ा ही हैंडसम बंदा लगता है, लेकिन जैसे सीवो उसे छूता है मीराय को सब कुछ इतना असली लगने लगता है कि वो घबरा के रिंग उतार देती है और रियल दुनिया में वापस आ जाती है। इसके बाद मीरा इंटरनेट पर इस गेम के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये गेम दिमाग के पांचों सेंसेस के साथ महसूस किया जा सकता है, यानी वो गेम में जो भी एक्सपीरियंस करेगी उससे सब कुछ असली जैसा लगेगा। दरअसल ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रोमांस की दुनिया को बदलने के लिए बनाई गई है। बताया जाता है कि इस ऐप में 900 से भी ज्यादा अलग अलग थीम्स और बहुत सारे वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स हैं जिन्हें चुनकर हम डेट कर सकते हैं। और मीरा इस पूरी चीज को देख काफी इम्प्रेस हो जाती है। हाँ वो बात अलग है कि उसने अभी तक ठीक से डेट भी नहीं करा है। अगले दिन ऑफिस में भी वो अभी तक उसी गेम के बारे में सोचती रहती है। तो वहीं क्योंगनाम को पता चलता है कि उसके क्लाइंट वैनी का वेबटून अब दूसरे दिन शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि अब उनका वेबटून फ्राइडे को रिलीज होगा, ठीक उसी दिन जब युनसेयोंग का वेबटून आता है। वैसे डायरेक्टर का मानना है कि इससे दोनों राइटर्स के बीच हेल्दी कंपटीशन होगा और दोनों और अच्छा काम करेंगे। लेकिन क्योंगनाम को ये फैसला सही नहीं लगता, पर फिलहाल के लिए वो ये बात मिराय को नहीं बताता। देन दिखाते हैं कि मिराय के लिए चीजें वैसे भी बहुत अजीब हो गई थी क्योंकि उसे हर जगह सीवो ही दिखाई देने लगता है। अब उस रात मिराय फिर से हेडसेट पहनकर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम में जाती है और सीवो के साथ डेट पर जाने का फैसला करती है, और इस बार वो अपने आप को एक होटल में पाती है क्योंकि स्टोरी के हिसाब से मिराय वहाँ की एक वर्कर है और हीरोइन भी। अब वो पहुंचती है सीवो के ऑफिस और सीवो उसे अपने ऑफिस में देखते ही वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और जब वो जाने लगती है तो उसे रोक कर पूछता है क्या
क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? और यहीं से कहानी में फिर वही पुराने रोमांटिक क्लिचेस शुरू हो जाते हैं जो मिराय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन अब मजेदार बात तो ये है कि मिराय खुद ही इन डायलॉग्स पर शर्माने और हंसने लगती है, पर फिर उसके डायलॉग्स इतने ज्यादा चीजी हो जाते हैं कि मिराय सहन ही नहीं कर पाती और आखिरकार वो जल्दी से रिंग उतार देती है और रियलिटी में आकर भी उस फीलिंग से बाहर ही नहीं आ पाती। कितने घटिया डायलॉग कौन मारता है। अब अगले दिन ऑफिस में मिराय को वैनी की वेबटून सीरीज फ्राइडे को आने वाली बात के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत डायरेक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करती है, या यूं कहो झगड़ा, और कहती है आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। तो बॉस कहता है कि बॉस तुम हो या मैं। दरअसल वैनी एक फेमस राइटर है और अगर उसके चैप्टर फ्राइडे रिलीज होते हैं तो यंगस्यांग की कहानी कौन ही पढ़ेगा। और इसी बात को लेके अभी मिराय परेशान हो जाती है और वो यंगस्यांग को ये खबर बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन इस समय यंगस्यांग करो के रूम में बैठी गाना गा रही थी और मिराय के फोन भी नहीं उठा रही होती है। दरअसल यंगस्यांग को पहले से ही इन चेंजेस के बारे में पता होता है और वो बस लापरवाही से हार मान लेने का सोच चुकी है, क्योंकि अगर उसके वेबटून की रेटिंग्स गिर गई और वैनी का वेबटून ऊपर आ गया तो उसका नाम खराब होगा और क्योंग नाम को फायदा मिलेगा। अब मिराय उसे ढूंढ लेती है और समझाती है और साथ ही मीठी पीठी बातें करके उससे अच्छी तरह मुकाबला करने के लिए मनाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि यंगस्यांग अब खुद ही अपने काम से थक चुकी है। उसे लगता है कि उसकी कहानी सिर्फ सीवो की अच्छी शक्ल की वजह से ही चल रही है, उसे कोई भी न्यू आइडिया नहीं आता और वो अब मिराय से मदद मांगती है। तब मिराय घर जाते हुए सोचती है कि क्यों ना उसे गेम में जाकर न्यू आइडियाज मिल जाए। अब वो भाग कर घर आती है और हेडसेट पहनकर गेम में चली जाती है और सीवो से कहती है अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मनाना पड़ेगा। ये सुनकर सीवो कहता है तुम वाकई बाकी लड़कियों से अलग हो। अब मिराय डेट पर जाने के लिए काफी डेस्परेट होने लगती है क्योंकि टाइम कम था। देन उसकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी चोई मिंजू से होती है। वहाँ एक ड्राइवर मिस्टर को भी होता है जो सड़क पर दूसरे ड्राइवर से लड़ने लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। असल में ये सारे कैरेक्टर यंगस्यांग की कहानी के साइड कैरेक्टर हैं जिन्हें मिन ने मिराय के सजेशन के बाद गेम में जोड़ दिया है। लेकिन असली मजा तो मिराय को फिर से सीवो के साथ डेट में ही आता है। वो उसके ऑफिस वापस आती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि हर तरफ बस गुलाब ही गुलाब थे। वो उससे पूछती है ये सब क्या है, तो सीवो बताता है कि फूल हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फूल बेस्ट होते हैं। देन वो उसे एक एक्सपेंसिव डिनर पे ले जाता है और मिराय तो इतना अच्छा खाना देखते ही उस पर टूट पड़ती है और उसे देख सीवो सोचता है कि क्या ऐसी लड़की को मेरी जान बचानी थी। फिर वो उसे बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ों की शॉपिंग करवाता है और दोनों महंगे कपड़े पहनकर एक रूफटॉप पार्टी में आके शैंपेन पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और एक बहुत ही शानदार डेट एंजॉय करते हैं। इसी दौरान वो उसे बहुत ही अच्छा नेकलेस भी गिफ्ट करता है और फिर वापस वही सीन दिखाते हैं जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि मेरा एक प्रिंसेस की तरह तैयार होके सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीवो प्रिंस बनकर उसके पास आता है और तब मेरा को रियलाइज होता है कि ये कोई घिसा पिटा रोमांस नहीं है और वो फौरन से गेम से बाहर आकर यंगस्यांग के घर आती है क्योंकि उसे अब एक नया आइडिया आया था कि कैसे वेबटून की कहानी को बेहतर बनाना है। वो उससे कहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मीराय का मानना है कि सीवो एक क्लासिक रोमांटिक फैंटेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए यंगस्यांग को फिर से उसी स्टाइल में कहानी लिखनी चाहिए, यानी कि कम चीजी डायलॉग और ज्यादा जॉयफुल फैंटेसी, ताकि ऑडियंस को एक नया एंगल पसंद आए। अब दोनों रात दिन इसी पर काम करना शुरू कर देते हैं और ऑफिस में भी मिराय और क्योंगनाम के बीच प्रोफेशनल कंपटीशन बढ़ता जाता है। वैसे मिराय को अभी भी इस बात का गुस्सा है कि क्योंगनाम ने उसे शेड्यूल चेंज वाली बात क्यों नहीं बताई, लेकिन वो उसके सामने ऐसे जताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंगनाम इस पर कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, सारा डिसीजन बॉस का है। तो मिराय कहती है मैं कौन सा तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ, तो क्योंगनाम कहता है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। खैर फिर दोनों देर रात तक ऑफिस में काम करते रहते हैं और क्योंगनाम उससे पहले घर चले जाता है और मिराय बस यंगस्यांग का चैप्टर अपलोड होने का वेट करती रहती है। और जब यंगस्यांग नया चैप्टर अपलोड करती है तब मिराय चैन की सांस लेती है क्योंकि उन्होंने वैनी से पहले अपने वेबटून के चैप्टर को अपलोड कर दिया था। अब घर जाकर जब वो अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि उसका वेबटून द मैन टू नो फिर से एक बार नंबर 1 पर
पहुंच गया है और ये देख उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में सब मिराई की बहुत तारीफ करते हैं और वो अब क्योंग नाम के सामने बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, जिसे इशारों इशारों में कह रही हो कि देखा मैंने करके दिखाया। देन उसकी टीम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ऑनलाइन कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। और फ्री टाइम में मिराई फिर से सीवो के साथ डेट करती रहती है। इस बार वो उससे मिलने एक मस्त कार में आती है और वो उसे अपने प्राइवेट जेट में घुमाता है। फिर दोनों समुद्र के बीचों बीच एंजॉय करते हैं और डिनर करते हैं। इसी दौरान सीवो उससे शादी करने के लिए भी कह देता है, तो मिराई के मुंह से ड्रिंक की बाहर आ जाती है। देन मिराई कहती है कि वो चीजों को फिलहाल के लिए कैजुअल रखना चाहती है। ये सुनकर बेचारा सीवो कुछ नहीं कह पाता। अब अगले दिन ये दोनों बीच के किनारे बैठे होते हैं और सीवो कल की बात को लेते हुए कहता है कि ठीक है वो शादी की जिद नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मिराई उसकी गर्लफ्रेंड बने। ये सुनकर मिराई कुछ नहीं कहती, तो सीवो कहता है कि मैं पहली बार किसी से कुछ मांग रहा हूँ। और फिर जब सीवो उसे किस करने के लिए आगे आता है तो मिराई को ऐसा लगता है जैसे डोपामिन एक्सप्लोजन हो गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और जब किस के बाद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक रिंग पहनाने जाता है कि तभी अचानक पूरा वर्चुअल एक्सपीरियंस फ्रीज हो जाता है। तब मिराई को पता चलता है कि उसने पहले ही 50 घंटे की लिमिट पूरी कर ली है, इसलिए अब वो सीवो के साथ डेट नहीं कर सकती। यह सुनकर मिराई बहुत हैरान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का शायद बेस्ट मोमेंट चल रहा था। अब ऑफिस में भी वो ध्यान नहीं लगा पाती और सारी चीजें गड़बड़ कर रही होती है। तो ये देख क्योंग नाम भी लाइक इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अगली सीन में जब मिस्टर मैन उसे ऐप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो मिराई खास करके सीवो के बिहेवियर की तारीफ करती है। मैन उसे एडवाइस देता है कि वो बाकी वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स को भी ट्राई करे, क्योंकि ऐप में 899 और वर्चुअल बॉयफ्रेंड है। अब सीवो ने मिराई पर अपना इम्प्रेशन तो छोड़ा है, लेकिन फिर भी मिराई सोचती है कि कोई और डेट करने में क्या ही नुकसान है। अब आखिरकार मिराई फिर से गेम में लॉग इन कर ही लेती है और उसकी मुलाकात होती है एक नए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से, जिसका नाम होता है युनहो। और इस बार जगह को एक स्कूल कैंपस की तरह डिजाइन किया गया है। हर तरफ बस हल्का पेस्टल पिंक रंग है, सभी ने पिंक स्वेटर पहना हुआ है और पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे पुराने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो रही हो। लेकिन मिराई यहाँ अकेले नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी पुरानी क्लासमेट सूची भी वहाँ आ जाती है और दोनों कैंपस घूमते घूमते एक फेंसिंग मैच देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ हानसे यूनिवर्सिटी का नया स्टार प्लेयर मुकाबला कर रहा होता है और वो कोई और नहीं युनहो ही है, वही लड़का जिससे मिराई बस अभी अभी ही टकराई थी। अब युनहो के करीब आने के लिए मिराई भी फेंसिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है और उसे जल्दी ही पूरे ग्रुप के सामने युनहो के साथ एक प्रैक्टिस फाइट करनी पड़ती है। पर उससे पहले युनहो से पूछता है क्या तुमने पहले कभी फेंसिंग करी है, तो वो मना कर देती है। तो युनहो फिर उसे 2-4 मूव सिखाता है, लेकिन लगता है कि मिराई का ध्यान बस उसकी शक्ल पर ही है। अब जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है तो सबके साथ मिराई खुद भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फेंसिंग करने में एक्सपर्ट निकली थी। दोनों के बीच सही मायनों में मुकाबला होता है और कई बार तो मिराई युनहो पर भारी पड़ जाती है। बाद में पता चलता है कि यहाँ मिस्टर को भी एक फेंसर के रूप में मौजूद है, लेकिन इस रियलिटी में उसे जंगपिल का नाम दिया गया है और वो कुंबो क्लब के सीनियर हैं। यहाँ मिराई को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि युनहो सीवो से बिल्कुल उल्टा है। वो तुरंत मिराई के साथ डेटिंग के लिए तैयार नहीं होता। वो छोड़ो, वो तो उससे बिल्कुल भाव तक नहीं देता, जिससे मिराई फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब उसकी डेटिंग मैनेजर उसे समझाती है कि वो दूसरी स्टोरी में है और जरूरी नहीं कि हर स्टोरी का मेन कैरेक्टर सीवो जैसा हो। इस स्टोरी में उसे आगे होकर युनहो को अप्रोच करना पड़ेगा और यही तो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। वो बताती है कि इस वर्चुअल डेटिंग प्रोग्राम में 900 चुने हुए कैंडिडेट्स हैं और उनमें से हर कोई तुरंत मिराई पर फिदा नहीं होगा। कुछ का दिल जीतने के लिए उसे सच में मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे असली दुनिया में मिराई इस वर्चुअल गेम में इतना खो जाती है कि ऑफिस में काम करते करते ही सो जाती है और अपनी जिम्मेदारियां भी थोड़ा नजरअंदाज करने लगती है। वैसे उसे सोते हुए देख क्योंग नाम लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो अच्छे से सो पाए, लेकिन उसका कलीग वापस लाइट्स ऑन कर देता है और इतना शोर कर रहा होता है कि मिराई की नींद खुल जाती है और फिर उसे उसका बॉस भी बुला
बुला लेता है। वैसे वहाँ जाकर उसे एक अच्छी खबर ही मिलती है, क्योंकि बॉस बताता है कि अनसंग ने कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक लेने का फैसला किया है, जिसे सुनकर मिराय खुश हो जाती है, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा टाइम उसे मिल पाएगा रेस्ट करने के लिए। बाद में मिराय अपनी इकलौती दोस्त जियोन के साथ थोड़ा टाइम बिताती है और अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बातें करती है, लेकिन इससे वो दुखी नहीं होती, बल्कि उसका इरादा और मजबूत हो जाता है कि वो इस वर्चुअल डेटिंग गेम में युनहो का दिल जीतेगी। और वो गेम में आकर उसका दिल जीतने की फुल टू फुल कोशिश करती है, लेकिन बेचारी हर बार इग्नोर हो जाती है। एक टाइम पर उसकी अजीब अजीब सी हरकतें देख युनहो पूछ ही लेता है, क्या तुम बीमार तो नहीं हो? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ठीक है, फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन मिराय उसका पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी, इसलिए युनहो अब आगे होके कहता है, चलो मेरे साथ एक बार और फेंसिंग का मुकाबला करो। ये कहते हुए उसकी ड्रेस को ठीक करता है, और तब मिराय को रियलाइज होता है कि उस दिन हारने पर युनहो का मेल ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन मैच के बाद पता चलता है कि आज भी युनहो मिराय से जीत नहीं पाया। बेचारे को मिराय बहुत बुरी तरह हराती है, क्योंकि युनहो कुछ कह ही नहीं पाता। अब मामला दिलचस्प तब हो जाता है जब इस दुनिया में मिराय की राइवल इरिन सामने आती है। दरअसल वो भी युनहो को डेट करना चाहती है और युनहो उससे काफी क्लोज भी लगता है। इसी वजह से दोनों लड़कियों के बीच हल्की सी बहस शुरू हो जाती है, और उसके बाद मिराय आगे होके खुद सबके सामने युनहो को कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो युनहो धीरे से उसके कान में कहता है कि तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो। अब क्योंकि मिराय को युनहो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए ये दोनों के लिए एक मौका भी बन जाता है कि वो दोनों साथ में समय बिताएं और धीरे धीरे एक दूसरे को जाने। और एक अच्छा मौका तब मिलता है जब डिनर के बाद दोनों साथ साथ डॉम की तरफ पैदल लौट रहे होते हैं। अब रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, तो मिराय अपना कोट उतारती है और दोनों बारिश से बचते बचाते पनाह ढूंढने लगते हैं। और इस बार युनहो को मिराय के साथ काफी अच्छा लगता है। देन दोनों एक जगह रुकते हैं, वहाँ लॉन्ड्री रूम बना हुआ था, तो दोनों अंदर जाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। मिराय उससे सीधा सीधा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर युनहो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत बोल्ड हो। और यही बात मिराय को उसके एक्स सीजन के साथ बिताए पलों की याद दिला देती है, और वो उन्हीं यादों में खो जाती है। युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। मिराय को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वो तो मजाक में कहता है कि तुम्हारा हेयर टॉस बहुत खतरनाक है, यानी वही स्टाइल जिससे उसने क्लास में पहले युनहो को रिझाने की कोशिश की थी। साथ ही वो उससे ये भी क्लियर कर देता है कि उसे इरिन पसंद नहीं है, यानी वो उसे लाइक नहीं करता, और मुस्कुराकर वहाँ से चले जाता है। अब रियलिटी यानी असल दुनिया में मिराय अपने और सीजन के पुराने पलों को याद करती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो दोनों कपल थे तब सोशल मीडिया फोटोज को लेकर झगड़ते रहते थे, लेकिन अब सीजन अपनी नई गर्लफ्रेंड यूमी के साथ काफी पोस्ट वगैरह डाल रहा है। अब इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए मिराय बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में और ज्यादा डूब जाती है और युनहो के साथ समय बिताने लगती है। अब युनहो भी अपने एफर्ट्स लगाता है और एक दिन खुद आगे होके उसे डिनर पर ले जाता है। और अब तो युनहो का एक भी दिन मिराय के बिना नहीं बीतता। दोनों साथ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, फेंसिंग करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अब असल दुनिया में मिराय एक दिन टीम डिनर पर जाती है, वहाँ क्योंगनाम भी होता है। वैसे डिनर बहुत बोरिंग होता है, यानी बॉस काफी पकाऊ टाइप का था। तो ये दोनों जल्दी ही डिनर करके बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर आके देखते हैं कि बारिश हो रही है। क्योंगनाम आगे होके पूछता है, क्या तुम घर जा रही हो? तो वो झूठ कहती है कि नहीं, बल्कि उसकी एक डेट है, अभी वो पिक करने आने ही वाला है। तो ये सुनते क्योंगनाम अपने बैग से छाता निकाल कर कहता है कि एंजॉय करना, और सीधे वहाँ से चले जाता है। और अब मिराय अकेले रह जाती है, तो वो गीली होते हुए घर भाग कर आती है, लेकिन अब उसे घर आकर भी अकेलापन सताने लगता है, क्योंकि उस रात मिराय ऑनलाइन देखती है कि सीजन और यूमी शादी करने वाले हैं, और उससे भी उनकी शादी का इनविटेशन आता है। अब थोड़ी देर बाद सीजन खुद उसे फोन करके माफी मांगता है कि उसे ये खबर ऐसे मिली। इस सिचुएशन से ऐसा लगता है कि सीजन की होने वाली वाइफ जानबूझकर मिराय के जले पे नमक छिड़क रही थी। खैर, मिराय भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे कुछ भी करे, उसे उसका कोई लेना देना नहीं है। बट वो इन सारे इंसिडेंट के बाद तय
करती है कि उसके पास बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की सिर्फ 4 घंटे की सब्सक्रिप्शन बची है, इसलिए अब वो बाकी टाइम का पूरा इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब उसका मूड इतना खराब होता है कि वो इस एक्सपीरियंस को ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अपने ब्रेकअप की यादें सताने लगती है। अब उसे शांत और चुप देखकर युनहो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन युनहो की प्रेजेंस मिराए को उसके रिश्ते की शुरुआत की याद दिला देती है, क्योंकि युनहो की कई बातें सीजुन से मिलती जुलती थी। लेकिन इस बार मिराए खुद को अपने पुराने रिश्ते के अच्छे और बुरे दोनों पलों को याद करने देती है। अब युनहो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले आता है। वहाँ मिराए उससे पूछती है कि मान लो अगर तुम फ्यूचर में मेरे अलावा किसी और से शादी करोगे तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो दिल भूल सकता है, लेकिन दिमाग में यादें रह जाएगी। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे कैसे याद रखोगे, यानी कि हमारी शुरुआत या हमारा एंड? तो वो कहता है दोनों। अब युनहो की बातें मिराए को धीरे धीरे अपने बीते हुए प्यार से आगे बढ़ने में मदद करती है और वो सीजुन को दिल से गुड बाय कह देती है। अब माहौल काफी रोमांटिक होने लगता है और जैसे युनहो से किस करने के लिए आगे झुकता है, तभी मिराए की किस्मत उसे धोखा दे देती है, क्योंकि उसी मोमेंट पर उसका सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हो जाता है। अब उसका फ्री प्लान खत्म हो चुका है और साथ ही उसकी खूबसूरत वर्चुअल रोमांस कहानी भी यहीं रुक जाती है। अब असली दुनिया में वापस आकर मिराए को ऐप की रेटिंग देने के लिए नोटिफिकेशन आता है और वो युनहो के साथ अपनी डेट को 5 स्टार रेटिंग दे देती है और अपने वर्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में सोचती है। वैसे अपडेट के बाद मिराए को युनसेयोंग के बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझ आता है कि वो इतनी अजीब क्यों है। लोग भले युनसेयोंग के काम की बुराई करें, लेकिन फिर भी वो उसके वेबटून को पढ़ते जरूर हैं। हालांकि अभी वेबटून काफी अच्छा चल रहा है, फिर भी मिराए जानती है कि उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब टीम डिनर के दौरान मिराए को युनजू के एक दोस्त के साथ असली जिंदगी में डेट पर जाने का ऑफर मिलता है और वो ये सुनकर एक्साइटेड भी होती है, क्योंकि शायद उसे अपना सच्चा प्यार ही मिल जाए। लेकिन तभी पास वाली टेबल पर बैठा क्योंग नाम ये सब सुनकर अचानक बोल पड़ता है कि मिराए तो पहले से ही किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तब वो उन सबको बहुत मुश्किलों से समझाती है कि हाँ, वो एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बोरिंग थी तो उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब सब मान तो जाते हैं उसके झूठ को, लेकिन अब मिराए झिझक कर खुद ही उस डेट का मौका खो देती है, जिसका ऑफर बस अभी अभी उसे मिला था और उसे अब क्योंग नाम पे काफी गुस्सा आता है। खैर, अब वो दोनों घर जाते टाइम साथ में टैक्सी स्टैंड तक चलकर जाते हैं और रास्ते में वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया और उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तो मिराए कहती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्योंग नाम ये भी कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि वो दोनों कंपनी में साथ मिलकर वेबटून जज करते हैं। अब जब मिराए घर पहुंचती है तो उसे जियोन का फोन आता है और पता चलता है कि उसकी एक दोस्त के घर एक हाउस वार्मिंग पार्टी है और उसने मिराए को भी वहाँ बुलाया है, जिसके बारे में मिराए बिल्कुल भूल गई थी और जियोन उसे अब याद दिलाती है। वैसे हाउस वार्मिंग पार्टी में जाने के लिए उसे गिफ्ट भी तो चाहिए था और उसे ही लेने वो मॉल चले आती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर मिस्टर मिन से हो जाती है, जो कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एक के पॉप स्टोर लगाने में बिजी होते हैं। वो मिराए से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिराए चालाकी से युनहो के साथ अपनी रोमांस वाली बातों से बच निकलती है। फिर उसे जियोन का फोन आता है और वो बताती है कि हाउस वार्मिंग पार्टी में एक लड़का भी आने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार होके आना। दरअसल वो चाहती है कि मिराए भी अब डेट वगैरह करे और मिराए को भी अब ये परखने का मौका मिल जाता है कि असल रोमांस वर्चुअल रोमांस से बेहतर होता है या नहीं। इसलिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छे से तैयार होके वहाँ पहुँचती है और उसके दोस्त बस उसे देखते के देखते रह जाते हैं। वैसे हाउस वार्मिंग पार्टी में बस दोस्त होते हैं और उनके बीच एक छोटा सा डिनर होता है और जिस लड़के की वजह से मिराए इतनी अच्छे से तैयार होके आई थी, वो लड़का भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, यानी कि इतना अच्छा बिहेवियर कि उसमें कोई कमी दिखती ही नहीं। लेकिन बाद में वो लड़का मिराए के साथ जब घर की तरफ जा रहा होता है तब वो उस पर ज्यादा जोर देने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा लगा, और बार बार उससे फिर मिलने की बात करता है और मिराए उसकी बात को टालने की कोशिश। तो वो अब साफ साफ कह देता है कि वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, उसे आज ही उसके सवाल का जवाब चाहिए कि वो उसे डेट करेगी कि नहीं। अब उसका बिहेवियर थोड़ा बेचैन और डेस्परेट सा होने लग जाता है, जिससे मिराए भी नोटिस कर लेती है और उससे ये बात बिल्कुल भी
भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उससे कहती है कि यहाँ से वो खुद अकेले घर चली जाएगी, यानी वो साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो ड्रिंक करने आ जाती है और अब ड्रंक होकर जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगती है, रास्ते में उसे युनहो दिख जाता है। उसे देख वो बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब पता चलता है कि वो तो एक बिलबोर्ड था जिसपे युनहो की बस फोटो छपी थी, यानी ऐप का एडवर्टीजमेंट होता है वो। और अब युनहो की याद उसे बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जब वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स देखती है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो काफी महंगे प्लान्स थे। ये देख मिराय कहती है, क्या लूट मचा रखी है इन्होंने, भला कौन इतने महंगे प्लान्स लेगा। लेकिन अगले ही पल वो खुद 50,000 वॉन खर्च करके इस ऐप का पेड प्लान लेने के लिए तैयार हो जाती है और फौरन से पैसे भर भी देती है। अब जब वो फिर से हेडसेट पहनकर वर्चुअल दुनिया में जाती है तो इंटरफेस पहले से थोड़ा अलग होता है। इस बार उसे अपना खुद का वर्चुअल घर मिलता है जिसमें ढेर सारी चीजें होती है, जैसे कि नई नई ड्रेसेस, शूज, हैंडबैग्स वगैरह वगैरह। ये देख भला कौन सी लड़की खुश नहीं होती। अब आखिर में उसने पैसे भरे थे तो एक्सपीरियंस भी तो अच्छा मिलना चाहिए। मेरा तो काफी सेटिस्फाई होती है। इस बार वो अपनी डेटिंग मैनेजर को बताती है कि वो चाहती है कि वो युनहो के साथ वहीं से कहानी आगे बढ़ाए जहाँ पिछली बार खत्म हुई थी। तो वो कहती है उसमें एक दिक्कत है, क्योंकि सीधे उसी बॉयफ्रेंड के साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करना प्रीमियम प्लान का हिस्सा है, जबकि तुम्हारे पास अभी बेसिक वाला पैकेज है। ये सुनकर मिराय को झटका ही लग जाता है और उससे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने युनहो के लिए तो अपने पैसे खर्च किए थे। पर फिर वो अपनी डेटिंग मैनेजर के समझाने पर फिलहाल अपने बेसिक पैकेज का फायदा उठाने का ही फैसला करती है। अब उसकी तीसरी डेट में वो एक फ्लाइट अटेंडेंट बनती है। तभी कुछ विदेशी आतंकवादी फ्लाइट हाईजैक कर लेते हैं और मिराय को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। ये देख मिराय काफी डर जाती है और सोचती है, क्या मैंने इतने पैसे यहाँ मरने के लिए भरे थे भला। तभी वहाँ एक NIS एजेंट योनवो आता है और सारे आतंकवादों को ठिकाने लगाकर मिराय को बचा लेता है। और यही होता है मिराय का तीसरा डेट। लेकिन मिराय अपनी डेट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि पूरा सीन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्शन से भरा होता है। वैसे अच्छा है कि उसे उड़ान से डर नहीं लगता। अब इन खतरनाक और हाई स्टेक वाले सिनेरियो के बारे में मिराय ने पहले ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन उसे इन मजेदार और अजीब अजीब सिचुएशन से तेजी से गुजरते देखना काफी मजेदार लगता है। वो हर बार अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स चेंज करती रहती है और साथ ही कई बड़े के ड्रामा स्टार के छोटे छोटे सीन्स को भी दिखाया जाता है, जो कि इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खास बना देता है। अब कहानी के दौरान हमें कई तरह के क्लैश सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कभी हिस्टोरिकल ड्रामा जैसा माहौल तो कभी मेडिकल ड्रामा जैसा। और इन अलग अलग मुलाकातों को रेटिंग देते हुए मिराय खूब मजे करती है। लेकिन इन वर्चुअल डेट्स का असर अब उसकी असली ऑफिस वाली जिंदगी पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि वो दूसरों को डेटिंग के बारे में एडवाइस देने लगती है, जिससे उसके कलीग्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि एक दिन मिराय एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो यंगस्योंग के एक चैप्टर की एडिटिंग करते टाइम बॉथर और ब्रदर के बीच स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द इधर का उधर होने से ऑडियंस के बीच हंगामा मच जाता है, जिसके लिए अब डायरेक्टर यानी बॉस मिराय को खूब डांटते हैं। और बाद में ब्रेक रूम में योंगनाम भी उसे इस बात के लिए चिढ़ाता है, लेकिन फिर खुद ही सोचता है मैं बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो वही यंगस्योंग को भी जब ये पता चलता है कि मिराय की गलती की वजह से लोग उसे गालियां दे रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे खुद को संभालने में मुश्किल हो रही होती है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यंगस्योंग को अपने ऑफिस में एक गिफ्ट मिलता है, जो कि कुछ और नहीं बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का हेडसेट होता है। अब यहाँ मिराय फिर से वर्चुअल दुनिया में लौटती है और इस बार उसके सामने एक स्टोरी खुलती है जो अलग थी, और इसमें वो ऑफिस वर्कर बनी होती है। अब वो अपनी कहानी में आगे बढ़ती ही है कि उसे शौक लग जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं युनहो खड़ा था, यानी कि डेटिंग मैनेजर ने मिराय के लिए कुछ खास इंतजाम किए हुए थे। और अब उनकी रोमांस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है, जो कि उनकी मुलाकात के कई साल बाद से आगे बढ़ेगा। दिखाया जाता है कि युनहो उसके पास आता है और पता चलता है कि वो दोनों 10 साल बाद मिल रहे हैं, यानी यहाँ 10 साल बीत चुके थे। और युनहो के लिए मिराय उसकी लाइफ से अचानक गायब हो गई थी। वैसे वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है और मिराय का भी कुछ यही हाल था। युनहो कहता है तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो जितना पहले थी, और इस पर मिराय मुस्कुराने लगती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनहो और मिराय साथ में डिनर करने आए होते हैं और आराम से बातें करते हैं। युनहो उससे बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त ने मिलकर एक फर्म ओपन करी है और सब साथ में वहाँ काम करते हैं। तो वही मिराय बताती है कि वो एक वेबटून प्रोड्यूसर है और जैसे
जैसे ही वो ये बताती है तभी मैजिकली उसके हाथ में एक नकली बिजनेस कार्ड बन जाता है जो कि वो युनहो को दे देती है। वैसे मेरा इस गेम की रियलिस्टिक दुनिया से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि वो यहाँ बिना किसी डर के खुद जैसी है वैसी बनकर रह सकती है। फिर युनहो से अपनी फर्म दिखाने लाता है और थोड़ी बहुत बातों के बाद मेरा वहाँ से जाने का बहाना करके गेम से बाहर आ जाती है। वैसे वर्चुअल वर्ल्ड और रियल लाइफ का फर्क समझना मुश्किल होने लगता है क्योंकि जब मेरा सोने जाती है उसे युनहो का फोन आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो जाके अपने गेम के बेसिक प्लान्स के रूल्स पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अब दोनों जने लॉग आउट होने के बाद भी एक दूसरे से कॉल्स और मैसेजेस पर बात कर सकते हैं। और मेरा खुश हो जाती है और रात भर बैठकर युनहो से बातें करती रहती है। लेकिन यही चीज अब उसके लिए परेशानी बन जाती है क्योंकि वो युनहो से बात करने में इतना खो जाती है कि ऑफिस देर से पहुंचने लगती है, थकी थकी सी रहती है। अब क्योंगनाम उससे कोई वेबटून सबमिशन के बारे में सवाल करता है और वो चाहता है कि मेरा एकदम न्यू और ओरिजिनल कहानी लाए और इस बात को लेके दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्योंगनाम युनसो की वेबटून सीरीज में जो सिली से प्लॉट्स हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और जब वो उस बारे में कुछ बोलता है तो असल में वो युनसो की वेबटून पर ताना मार रहा था और इस वजह से माहौल थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। लेकिन इतनी बहस के बाद भी दोनों साथ में लंच करने आए होते हैं क्योंकि बॉस के कहने पर दोनों को साथ में काम जो करना है इसलिए। लेकिन वो लंच काफी ऑकवर्ड होता है क्योंकि क्योंगनाम मुझसे पूछने लगता है कि उसे क्या पसंद है और क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेराई उसे बताने लगती है तो पता चलता है कि दोनों की पसंद कई मामलों में मिलती है। लेकिन मेराई का इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि अभी उसका ध्यान बस एक ही चीज पर होता है और वो है युनहो से मिलना। अब वो जल्दी से घर आकर वापस गेम में जाती है और युनहो से मिलकर बहुत खुश होती है। देन दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, वो भी हॉरर वाली क्योंकि मेराई को हॉरर बहुत पसंद है। लेकिन अभी भी उसका ध्यान बस युनहो पर ही होता है और जब पॉपकॉर्न लेते टाइम दोनों के हाथ टकराते हैं तो युनहो उसे खुद अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाता है और मेराई का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ मेराई उसका पूरा घर देखती है और तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है जो 10 साल पहले इनके कॉलेज की फेंसिंग क्लब की फोटो थी। युनहो से बताता है कि जब तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। भले मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की लेकिन कभी भुला नहीं पाया। देन ये रूफटॉप पर आकर बातें करते हैं और युनहो एक भी मौका नहीं छोड़ता उससे फ्लर्ट करने का। अब रियल लाइफ में तो जैसे मेराई की आदत ही बन जाती है युनहो से बात करने की। हर टाइम वो अपने फोन में देखकर मुस्कुराने लगती है और युनहो को लगातार मैसेज करती रहती है। एक मीटिंग के दौरान क्योंगनाम ये नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन मेराई उससे कुछ नहीं बताती और फिर घर आकर वो वापस गेम में जाती है और अपना फ्री टाइम युनहो के साथ स्पेंड करती है। डेट पे जाके दोनों मिलकर काफी सारी जगह घूमने जाते हैं जैसे मॉल जाना, शॉपिंग करना, साथ में गाने सुनना, साइकिलिंग करना, हाथ पकड़ के वॉक करना और अपने जिंदगी को खुलकर जीना। कई कई जगह उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी दोस्त जियोन के घर आई होती है क्योंकि वो बहुत रो रही थी। वो बताती है कि उसने 30 लड़कों को डेट किया है लेकिन उससे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला और अब उसे लगता है कि उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। और मेराई उसे समझाने चाहती है तो जियोन कहती है कि शायद दुनिया में सोलमेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब जियोन की बात सुनकर मेराई भी सोच में पड़ जाती है और युनहो के साथ हाल ही में बिताए अपने परफेक्ट दिनों को याद करने लगती है। और वो गेम में आकर युनहो से पूछती है कि क्या जो टाइम हम साथ में बिताते हैं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो युनहो साफ साफ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम जैसे दिखती हो, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, मुझे सब पसंद है। मुझे लगता है कि हम परफेक्ट कपल हैं। और ये सब सुनकर तो जैसे मेरा का दिल पिघल ही जाता है और उसके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। देन रियल लाइफ में जब मेरा अपनी टीम के साथ डिनर पर आती है तो पता चलता है कि वेबटून टीम आने वाले नियमों टीम वर्कशॉप की तैयारी कर रही होती है। मेरा बिल्कुल नहीं जाना चाहती लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि उनका बॉस यानी डायरेक्टर बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और अगर किसी से खफा हो जाए तो उस बात को लंबे टाइम तक याद रखता है। क्योंकि जब मेरा पिछली वर्कशॉप में नहीं गई थी तो डायरेक्टर उससे पूरे 1 महीने तक ताना देता रहा और बेचारी इग्नोर भी होती रही। अब मेरा वापस वो सब नहीं झेलना चाहती थी बल्कि अब वो डायरेक्टर की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी। वैसे ये वर्कशॉप एक ओवरनाइट रिट्रीट होता है। अगले दिन ये सब जने वर्कशॉप में आते हैं लेकिन क्योंगनाम अकेले अपनी कार में आता है। वैसे वहाँ नेटवर्क खराब होता है इसलिए मेरा युनहो को मैसेज नहीं भेज पाती और उससे अब अपनी टीम के साथ ही टाइम बिताना पड़ता है। सब मिलकर एक गेम खेलते हैं लेकिन गेम खेलते खेलते क्योंगनाम और मेरा तगड़ा कंपटीशन ही करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हैं लेकिन आखिर में क्योंगनाम ही जीतता है। बाद में युनजी सबके वीडियोस बनाने लगती है और उनसे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है तो
सा पैनिक करने लग जाते हैं। तभी क्योंगनाम आकर शांति से उस फोन को पानी से निकाल लेता है और युनजी को आकर देता है, लेकिन उसकी इस हीरो वाली एंट्री को देख सब उसे देखते के देखते रह जाते हैं। वैसे रात में सब लोग थोड़ी बहुत सोजू पी लेते हैं और क्योंगनाम भी थोड़ा नशे में हो जाता है। और किसने सोचा था कि वो नशे में अजीब सा बिहेव करेगा। हर कोई उसकी इस साइड को देख हैरान होता है। वैसे जब सब लोग साथ बैठकर पी रहे होते हैं और थोड़ा नशे में होते हैं, तब क्योंगनाम मिराय से हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे सोजू ज्यादा सूट नहीं करती। नशे में उसका बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब और अलग सा हो जाता है, पहले से भी ज्यादा। वो खाली सोजू की बोतल को लाइन में लगाकर रखता रहता है और जब एक बोतल का ढक्कन खो जाता है तो वो उसे ढूंढने में लग जाता है। इसी दौरान सब करोके करते हैं और जब मिराय गाना गा रही होती है तो क्योंगनाम वहाँ पर आकर उससे खड़े हुए देखने लगता है और बाद में वहाँ से चले जाता है। और मिराय जैसे गाना गा के बाहर आती है तो क्योंगनाम और इंचो को साथ बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें देख उसे ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सा चल रहा है। अब अगली सुबह जब सब लोग वापस जाने के लिए निकलते हैं तो क्योंगनाम मिराय और उसके दोस्तों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मिराय का कल एक बॉस के साथ बस में नहीं जाना चाहता था। अब कार में बैठते टाइम इंचो मिराय से कहती है कि वो फ्रंट सीट पर बैठ जाए, इसलिए मिराय क्योंगनाम के साथ आगे बैठती है। देन क्योंगनाम पहले मिराय के दोस्तों को उनके घर तक ड्रॉप करता है। मिराय भी वहीं उतरना चाह रही थी तो क्योंगनाम कहता है मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। वो बताता है कि तुम्हारी सेल्स कम हो गई है, इसी वजह से डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान है। मैं अभी वैनी से मिलने जा रहा हूँ। दरअसल वैनी एक नए न्यू एड कैंपेन पर काम कर रहा है और इस बार उस प्रोजेक्ट में योनस्यांग की जगह मुझे रखा गया क्योंकि एडवर्टाइजर थोड़ा परेशान और अनश्योर थे। और मिराय को घर छोड़ने से ठीक पहले क्योंगनाम एक और बात एक्सेप्ट करता है और हिम्मत करके बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो इतनी हैरान होती है कि कोई जवाब ही नहीं दे पाती। उसे लगता है कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया तो क्योंगनाम कहता है नहीं, तुमने सही सुना। फिर वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन मिराय का दिमाग अब पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। अब क्योंगनाम को लेट हो रहा था, इसलिए मिराय को वो ड्रॉप करके वहाँ से चले जाता है। अब जब मिराय घर आकर इस बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि शायद क्योंगनाम मजाक कर रहा था। अब अगले दिन ऑफिस में इंजो की बातों से पता चलता है कि उसने वर्कशॉप में क्योंगनाम को प्रपोज किया था और उसे रिझाने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंगनाम उसने उसे तुरंत मना कर दिया था। इवन उसने उसके मुंह पर कह दिया कि वो दोनों कभी डेट नहीं कर सकते। और बस यही सुनकर अब मिराय सोचती है क्या क्योंगनाम सही में मुझे लाइक करता है। तभी क्योंगनाम को ऑफिस में आते देख इंजो मिराय के पीछे छुपने लग जाती है तो मिराय अपने दोस्त के पीछे। दोनों लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि वो क्योंगनाम को कैसे फेस करें, तो वहीं क्योंगनाम बस उन्हें ही देखे जा रहा होता है। अब मिराय का दोस्त तो साइड हो जाता है तो मिराय अपने ही बालों से अपना चेहरा छुपाने लगती है। मीटिंग में भी वो सीधा उसकी तरफ देख नहीं पाती और मीटिंग खत्म होते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में ये भूल जाती है कि दरवाजा किस तरफ खुलेगा। तब क्योंगनाम उसे बताता है। अब उसे अनकंफर्टेबल होते देख क्योंगनाम कुछ टाइम बाद मिराय से जाके सीधा जवाब मांगता है और मिराय उसे सच बता देती है और कहती है कि वो पहले से किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर क्योंगनाम कहता है ठीक है और फिर चुप हो जाता है और अब वो उससे दूरियां बनाने लगता है, लेकिन मिराय का मन अब थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है। खैर अभी वो गेम में जाती है और दोनों स्केटिंग करने आते हैं और युनहो उसके स्किल्स को देख शॉक हो जाता है क्योंकि मिराय स्केट्स पहनकर शानदार डांस करती है। अब असल जिंदगी में वो जियोन के साथ स्पा आती है। वहाँ उससे पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां भी युनहो को डेट कर रही है। वहाँ काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसे युनहो के बारे में एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसके बोले हुए फेमस डायलॉग्स भी लिखे हुए थे। मिराय जैसे जैसे वो पढ़ती है तब उससे रियलाइज होता है कि उन दोनों ने जो भी साथ में टाइम बिताया था वो स्क्रिप्टेड था। ये देख उससे झटका ही लग जाता है। आर्टिकल में कई वुमेन्स का कहना होता है कि युनहो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का सबसे अच्छा मैच है। ये देखकर मिराय को और भी हैरानी होती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो एक्सपीरियंस उसने युनहो के साथ किए थे बिल्कुल वही एक्सपीरियंस बाकी वुमेन्स ने भी किए हैं। मिराय को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो एक प्लेयर निकला। अब यहीं से मिराय के लिए उस परफेक्ट प्यार का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अब उसे फील होता है कि युनहो के साथ जो एक्सपीरियंस उसे खास लग रहे थे वो उतने भी खास नहीं है। अब अगली बार जब वो युनहो के साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करती है तो बीच में ही उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे पता है कि वो एक्सपीरियंस असली नहीं है। और अब उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कि शायद उसे अपनी सब्सक्रिप्शन पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। तभी मिराय की डेटिंग मैनेजर अचानक वहाँ टपक पड़ती है और उससे उसकी परेशानी के बारे में बातें करती है। तो मिराय पूछ ही लेती है कि युनहो अभी कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है और जब वो बताती है कि अभी वो 12,434 लड़कियों को डेट कर रहा है तो मिराय के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो तो उसके दिल से खेल गया। लेकिन युनहो को असली बॉयफ्रेंड समझने की गलती भी तो मिराय की ही थी ना। खैर अब डेटिंग मैनेजर समझ जाती है कि मिराय को कोई ऐसा चाहिए जो लॉयल हो और किसी को डेट न करे। मिराय भी कहती है हाँ। तो डेटिंग मैनेजर कहती है डोंट वरी, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारे पास एक खास सब्सक्रिप्शन प्लान है यानी BOD 901। इसमें यूजर
के लिए एक बिल्कुल पर्सनल और खास लव मैच तैयार किया जाता है, यानी एक ऐसा परफेक्ट लड़का जो सिर्फ उसी के लिए बना हो, और उसका नाम होगा योंगिल। अब मिराय को थोड़ी उम्मीद मिलती है, इसलिए वो इस प्लान को चूज कर लेती है और अपने लिए परफेक्ट लड़का डिजाइन करती है। लेकिन इस प्रोसेस में उसे काफी सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब बाद में जब उसका डेट तैयार हो जाता है तब वो उससे मिलने वर्चुअल दुनिया में जाती है, और वो भी परफेक्ट मैच से मिलने के एक्साइटमेंट के साथ। वो फैंटेसी वाली दुनिया में अपनी कार से आगे बढ़ती जाती है, बिना ये जाने कि उसे जाना कहाँ पर है। और तभी अचानक उसका स्कार्फ उड़ जाता है और पीछे से एक लड़का आते हुए उसका स्कार्फ पकड़ लेता है। वो लड़का बाइक पे बैठ के आता है। उस लड़के की एंट्री एकदम हीरो जैसी होती है, और वो सीधा अपनी बाइक को मिराय की कार के आगे रोकता है। और जब वो उसके पास चल के आता है तो मिराय उससे देख खुश नहीं होती, बल्कि उसे 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है, क्योंकि वो जिससे दूर भाग रही थी वही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यानी उसकी शक्ल बिल्कुल क्योंगनाम जैसी होती है, जैसे उसके सामने वही खड़ा हो। और इतने सारे सवालों के जवाब देने के बाद भी उसका स्वागत करने के लिए बैड बॉय क्योंगनाम खड़ा होता है। उसके बाल लाल होते हैं और उसने लेदर जैकेट पहनी हुई है, और उसके हाथ में मिराय का डॉटेड स्कार्फ है। और बता दूं कि इस रियलिटी में इसका नाम योंगिल है। अब उसका चेहरा देखते ही वो पहुंचती है अपने डेटिंग मैनेजर के पास और उसका चेहरा बदलने को कहती है, लेकिन डेटिंग मैनेजर के हिसाब से यही मिराय का परफेक्ट लड़का है, इसलिए वो मना कर देती है और बताती है कि नंबर 901 बस एक ही बार क्रिएट हो सकता है, जो मैंने कर दिया, और यहाँ रूल के हिसाब से कोई रिटर्न अलाउड नहीं है। अब मिराय उससे बहस करने लग जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब मिराय अपनी रिंग उतार देती है और इस परेशानी से निकलने का कोई और हल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि कोई हल नहीं मिलता। अब अगले दिन रियल वर्ल्ड में मिराय क्योंगनाम के सामने बिल्कुल हैरान परेशान होती है। लिफ्ट में वो बार बार बस टुकुर टुकुर क्योंगनाम को ही देखे जा रही थी, और काम करते हुए भी वो उसकी तरफ चोरी छुपे देखती रहती है और सोचती है कि कहीं अब तक मैं गलत तो नहीं थी, और क्या सच में मेरा आइडियल मैन अभी मेरे सामने है। अब वो थोड़ा वक्त लेकर क्योंगनाम को ध्यान से देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसे उसके पर्सनैलिटी और फिजिक की कुछ बातें सच में पसंद आने लगी है। लेकिन फिर उसे ये भी रियलाइज होता है कि ज्यादातर अच्छे लड़के पहले से ही किसी न किसी रिलेशनशिप में होते हैं या किसी और के साथ होते हैं, जिससे अब उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब मिराय डिसाइड करती है कि वो क्योंगनाम के बारे में सोचने की बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर योंगिल के साथ रिलेशनशिप को ट्राई करेगी। अब रात को वो गेम में वापस आती है और वही सीन होता है जहाँ से वो लॉग आउट हुई थी। वो देखती है कि उसकी अब कार खराब हो गई है और योंगिल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसके पास आके बताता है कि इसको रिपेयर होने में 2 दिन लग जाएंगे, क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। मिराय को तो पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ पर है, तो योंगिल उसे टूरिस्ट समझ लेता है और अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाने लगता है। और मजेदार बात तो ये है कि अब मिराय को भी बहुत मजा आता है। वो उसे एक रोड हाउस लेकर आता है जो मिनी होटल जैसा होता है। सब जने वहाँ योंगिल को जानते हैं। देन योंगिल मिराय को वहाँ की कॉकटेल टेस्ट करवाता है, और वो कॉकटेल बनाने वाले कोई और नहीं मिस्टर को होते हैं, जो कि इस कहानी में बारटेंडर बने थे। देन योंगिल मिराय को उसका रूम दिखाता है और बाद में दोनों साथ में डिनर करते हैं। और बस मिराय अब से उसके बारे में ही सोचने लगती है, क्योंकि योंगिल एकदम फ्री स्पिरिटेड लड़का है, बिल्कुल वैसा जैसा मिराय चाहती थी। असल में वो बैड बॉय और नाइस गाय दोनों का मिलता जुलता रूप है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मिराय को यही चाहिए। खैर, वापस ऑफिस में मिराय को एहसास होता है कि क्योंगनाम को देखते ही उसका दिल वैसे नहीं धड़क रहा जैसा उसे लगा था। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस से मन में कहती है, मैं जानती थी हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि योंगिल और क्योंगनाम दोनों बहुत अलग इंसान हैं। इसलिए वो आराम से गेम में योंगिल के साथ अपना समय बिताती है। दोनों बीच पर घूमते हैं, पानी में खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। इसी दौरान मिराय को पता चलता है कि योंगिल यहाँ पर आने वाले काफी सारे कपल्स की ड्राइंग बनाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, बिना ये सोचे कि फ्यूचर में उनके लिए क्या है। अब लौटते टाइम योंगिल कहता है कि शायद हम इस जंगल में खो चुके हैं, तो मिराय कहती है मजाक मत करो। तो वो कहता है सच में। अब अचानक हवाएं चलने लगती है, अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तो मिराय को अचानक याद आता है कि वो जब अपने पसंदीदा बॉयफ्रेंड के बारे में डिटेल्स दे रही थी तो उसे अपना फेवरेट मूवी जेनर हॉरर बताया था। अब ये याद आते ही वो डर जाती है कि मुझे हॉरर देखना पसंद है, उसमें होना नहीं। तभी अचानक झाड़ियों में से किसी के उनकी तरफ आने की आवाज आती है, तो मिराय चिल्लाने लग जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बिल्ली थी। देन योंगिल उसके डर को दूर करने के लिए उसके हाथ में एक जुगनू देता है। बाद में काफी सारे जुगनू उस तरफ आ जाते हैं और अब मिराय को योंगिल के साथ बहुत मजा आता है, यानी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में वो क्योंगनाम के आसपास अनकंफर्टेबल होती है और उसे अवॉइड करती रहती है। इसी दौरान दोनों को डायरेक्टर अपने ऑफिस में बुलवाते हैं और उस अप्लायंस कमर्शियल के बारे में बात करते हैं जिसमें वैनी हिस्सा लेने वाला है। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है, क्योंकि मिराय ने अभी तक इस बारे में योंसियोंग को बताया ही नहीं था। लेकिन असल वजह इन दोनों को यहाँ बुलाने की कुछ और ही थी।
डायरेक्टर उन दोनों को बताते हैं कि वो दोनों अभी BCF अवार्ड्स में शामिल होने वाले हैं। ये काफी प्रेस्टिजियस वेबटून अवार्ड सेरेमनी है और डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम को यहाँ कोई न कोई अवार्ड तो जरूर मिलेगा। यंगसियांग और वैनी भी उस इवेंट में जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंगनाम और मिराय को वहाँ एक साथ और ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। अब ऑफिस से बाहर निकलते टाइम क्योंगनाम मिराय से कहता है कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो, जबकि रिजेक्ट होने वाला तो मैं हूँ। मिराय कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी। तो क्योंगनाम कहता है तुम्हारा अनकंफर्टेबल होना मुझे दिखता है, सही बताऊं तो रिजेक्शन के बाद मेरे लिए भी चीजें आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड ना करो। और ये कहकर चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अवार्ड शो शुरू होता है। वहाँ यंगसियांग को पॉपुलैरिटी अवार्ड मिल जाता है तो वहीं वैनी अपने वेबटून प्लान C के लिए बेस्ट वर्क अवार्ड जीतता है और ये काफी बड़ा अवार्ड होता है। इसलिए मिराय क्योंगनाम को कांग्रेचुलेशन कहती है क्योंकि वैनी की मेहनत और सक्सेस के पीछे उसका भी तो हाथ था। तो वहीं यंगसियांग को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि इस अवार्ड के बाद वो वैनी के सामने बस दूसरे नंबर पर रह गई है। और इस बात को लेके बाहर मिराय और यंगसियांग के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है क्योंकि मिराय ने ही यंगसियांग को इस अवार्ड शो में आने के लिए मनाया था और यंगसियांग इस बात पर गुस्सा होती है कि मिराय ये चाहती है कि वो बस दूसरों की सक्सेस देखते रहे। अब इसी दौरान यंगसियांग मिराय को धक्का दे देती है लेकिन गलती से और क्योंगनाम तुरंत उसे आकर पकड़ लेता है और ठीक उसी टाइम पीछे आतिशबाजी शुरू हो जाती है और एकदम फिल्मी सा मोमेंट बन जाता है। लेकिन फिर भी मिराय का दिल वैसे नहीं धड़कता जैसा ऐसे सीन में होना चाहिए था। खैर अब यंगसियांग चुपचाप अवार्ड के बाद होने वाली सेलिब्रेशन में जाने के लिए मान जाती है और सब मिलकर वहाँ वैनी की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं सिवाय एक के, यानी यंगसियांग। और कौन हो सकता है। खैर वैसे उस दौरान वो वैनी पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुम अब तक मेरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि क्या वैनी यंगसियांग को पसंद करता है। यहाँ यंगसियांग की बातों से पता चलता है कि वैनी उसके घर के बाहर छोटे छोटे गिफ्ट्स छोड़कर जाता था क्योंकि उसने उसे कई बार गिफ्ट्स रखने के बाद बेसमेंट की तरफ भागते हुए देखा था। यानी उसके मुताबिक वैनी अब भी उससे पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही होता है जब वैनी बताता है कि उसका युनसोंग से कोई लेना देना नहीं है बल्कि वो तो उसकी असिस्टेंट सोयंग में इंटरेस्टेड है और वो उसी के लिए उनके घर पे गिफ्ट्स छोड़ता था। अब ये सच बाहर आते ही यंगसियांग का पोपट हो जाता है और वो सबके सामने एम्बेरस हो जाती है और वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर रुककर कहती है गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और हाँ वैसे भी मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। अब ऊपर से तो सब लोग उसे हल्के में ले लेते हैं लेकिन सच में उसका बॉयफ्रेंड होता है और उसका नाम है जेजोंग। उसी रात जब मिराय यंगसियांग का घर छोड़ने जाती है तभी उसे जेजोंग का फोन आता है और मिराय यंगसियांग का फोन उठाकर उसे बताती है कि यंगसियांग काफी नशे में है तो वो सो गई है और मैंने उन्हें सेफली घर छोड़ दिया है। तो ये सुनकर जेजोंग उसे यंगसियांग का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद मिराय जब सेलिब्रेशन पार्टी में वापस आती है तो वहाँ क्योंगनाम और रिंजू को क्लोज देख वापस वहाँ से चली जाती है और बीच पर आ जाती है और वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे योंगिल का फोन आता है और वो उससे पूछता है क्या वो दोनों मिले। तो मिराय इस बात पर थोड़ा हंसती है जैसे ये आइडिया उसे काफी अजीब लग रहा हो लेकिन फिर भी उससे बात करती रहती है। तभी अचानक क्योंगनाम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है लेकिन मिराय को लगता है कि वो योंगिल है। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके चेहरे को छूने लगती है। तो क्योंगनाम उसका हाथ पकड़ के पूछता है क्या तुम ठीक हो। और तभी योंगिल की फोन में आवाज सुनकर मिराय अपने होश में आती है। अब यहीं से हमें क्योंगनाम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसे मिराय कब से पसंद आने लगी। शुरुआत ऑफिस के सीन से होती है जहाँ क्योंगनाम मीटिंग के दौरान देखता है कि मिराय खोई खोई सी बैठी है। उसका ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं होता। उसके बाद अब तक उन दोनों के बीच जो भी मुलाकातें हुई है वो ज्यादातर इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस ही थी जिन्होंने क्योंगनाम को धीरे धीरे मिराय के करीब ला दिया, चाहे वो लिफ्ट में साथ में सफर करना हो या फिर सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स। अब जो सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो दिन क्योंगनाम के लिए अलग था क्योंकि जब उस दिन मिराय ऑफिस आई थी तो रास्ते में उसकी जैकेट गंदी हो गई थी और वो उसको साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये देख पहली बार क्योंगनाम ने घबराते हुए उससे बात शुरू करने की कोशिश की और कहा कि ये ऐसे साफ नहीं होगा। लेकिन बाद में उसे खुद ही महसूस हुआ कि शायद उसने उस टाइम थोड़ा ज्यादा ही कोशिश कर दी। अब अगले कुछ हफ्तों में क्योंगनाम ने कई अलग अलग तरीके अपनाए। कभी वो थोड़ा दूर दूर और कोल्ड बिहेव दिखाता लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उसका ध्यान फिर से मिराय की तरफ खींची जाता था। फिर हमें वही ऑफिस वर्कशॉप वाला इंसिडेंट दिखाते हैं जब क्योंगनाम नशे में एक बॉटल के खोए हुए ढक्कन को ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक मिराय वो ढक्कन उसे ढूंढ कर दे देती है। यानी क्योंगनाम कितनी भी कोशिश कर ले
मिराय से दूर जाने की, लेकिन मिराय कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती है कि क्योंगनाम उससे दूर ही नहीं जा पाता। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। मिराय को जैसे रियलाइज होता है कि उसके सामने योंगिल नहीं क्योंगनाम है, तो वो हड़बड़ा जाती है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो अपने ड्रिंक्स छुपाते हुए कहती है कि बस फ्रेश एयर लेने निकली थी। अब वो दोनों साथ में चलते हुए अपने होटल के कमरों की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वो उससे पूछ ही लेता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है। तो वो कहती है सब ठीक है, लेकिन क्योंगनाम के सवाल और जवाब थोड़े सीधे और कठोर लगते हैं, जैसे वो बिना सोचे बोल रहा हो। दरअसल इसकी वजह भी जल्दी ही सामने आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि क्योंगनाम ने पहले युनसेंग और मिराय की बातचीत सुन ली थी, जिसमें मिराय कह रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जबकि क्योंगनाम को पहले मिराय ने खुद बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है, और यही अब उसके मन में उलझन और शक पैदा कर देती है। खैर फिर वो उसके रूम तक उसे ड्रॉप करके चले जाता है। अब अवार्ड शो के बाद अगली सुबह युनसेंग का हैंगओवर काफी बुरा होता है और वो मिराय के पास आके कहती है हम अभी निकल रहे हैं घर जाने के लिए। मिराय अभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन युनसेंग जैसे तैसे उसे मना लेती है और वो दोनों सामान वगैरह पैक करके एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। तो वहीं बाकी टीम अभी बीच पर घूमने और साथ में वक्त बिताने का प्लान बनाती है और क्योंगनाम वो बस मिराय को मिस करता रहता है और थोड़ा सैड होता है। वो अपने डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश तो करता है, मगर साफ दिख रहा है कि उसका यहाँ मिराय के बिना दिल ही नहीं लग रहा। और जहाँ तक मिराय की बात है, वो घर आकर बहुत खुश होती है, क्योंकि भाई घर तो घर ही होता है, और फिर से योंगिल के साथ अपनी फैंटेसी डेट्स और इमेजिनेशन में खो जाती है। और अब उसे पता है कि अब उनकी इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट पार्ट पूरी तरह उसके फैसले पर डिपेंड है। लेकिन अब मिराय को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अब उसे योंगिल और क्योंगनाम के बीच फर्क समझने में मुश्किल हो रही थी। उसके दिमाग में दोनों अब धीरे धीरे मिक्स होने लगे थे, जैसे दोनों एक ही इंसान बनते जा रहे हो। इसलिए वो फौरन से गेम से बाहर आ जाती है, और जब अगले दिन वो ऑफिस आती है तो अब क्योंगनाम उसे पूरी तरह अवॉइड करने लगता है। मिराय को तो समझ ही नहीं आता कि इसे क्या हुआ, और वो भी उसे ऐसे इग्नोर मारता है जैसे मिराय इस दुनिया में हो ही नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियोन और मिराय एक कैफे में मिलने का डिसाइड करते हैं, और मिराय अभी जियोन के आने का वेट कर रही होती है, जो कि ट्रैफिक में फंस गई थी। लेकिन मिराय को नहीं पता था कि उसी कैफे में वैनी और क्योंगनाम भी आए हुए हैं। अब जैसे ही वो क्योंगनाम को देखती है तो सोचती है मैं इसके सामने अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट में हुई हूँ, मुझे इसके सामने कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब ये सोचते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है, और कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में वो सीधा कांच की खिड़की से टकरा जाती है। वैसे उसे काफी जोर की लगी थी। ये देखते हुए भी वैनी ये पूछ लेता है कि आपको लगी तो नहीं, तो मिराय भी हंसते हुए कहती है अरे नहीं नहीं, और उनके पास वाली सीट पे जाके बैठ जाती है अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए। और जियोन से पूछती है कि वो कब आएगी, तो वो कहती है बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। देन वो वॉशरूम में आकर मिरर में देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सर पे घूमड़ जो निकल आया था। अब वो जल्दी जल्दी अपनी चोट को छुपाते हुए अपना सामान लेकर कैफे से निकल जाती है, लेकिन पीछे उससे वही की रिंग छूट गई थी, जो कभी कोइंसिडेंटली क्योंगनाम की तरफ से उसे क्रिसमस गिफ्ट में ये कीचेन मिला था। अब क्योंगनाम उस कीचेन को देखता है और चुपचाप अपने पास रख लेता है। यहाँ जियोन मिराय के सर पे घोड़े को देख हैरान होती है, तो वह मिराय एम्बेरसमेंट के मारे चिल्लाती है मुझे यहाँ से जल्दी ही ले चलो। अब घर आकर जियोन को मिराय के पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो उसकी हंसी ही नहीं रुकती। देन वो उस घूमड़ को छिपाने के लिए मिराय की हेयर स्टाइल ही चेंज कर देती है, यानी उसके फ्रंट वाले बाल काट कर बैंक्स बना देती है। और अगले दिन ऑफिस में उसकी ये स्टाइल सबको बहुत अच्छी लगती है, और जब क्योंगनाम उसे देखता है तो समझ जाता है ये तो कल के हादसे का असर है, यानी कल के हादसे की वजह से मिराय को अपनी हेयर स्टाइल चेंज करनी पड़ी। वो उसके मुंह पे तो नहीं हंसता, लेकिन अकेले में उसे काफी हंसी आती है। तो वह यंग अपना एक एपिसोड अपलोड करने में देर कर देती है, क्योंकि वो सेलिब्रेशन पार्टी में हुए इंसिडेंट के बाद अभी भी एम्बेरस फील कर रही थी। वही जब उसने ये समझ लिया था कि वैनी उसे लाइक करता है, और बाद में सच सामने आया था कि वैनी उससे नहीं उसकी असिस्टेंट में इंटरेस्टेड है। तो वही दूसरी तरफ ऑफिस में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, क्योंकि हीटर बंद हो जाता है। अब ये देख वो मिराय के लिए एक छोटा सा हीटर लाता है जो स्टोर रूम में पड़ा था, और ये देखे जाने ही लगता है। तो मिराय कहती है हम इसे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अब दोनों मजबूरी में साथ बैठे होते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। क्योंगनाम उसके सर की चोट के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि अब ठीक है। और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद इनका काम पूरा होता है, और दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं। अब मिराय अपने रास्ते चले जाती है, तब क्योंगनाम को याद आता है कि वो उसे उसकी कीरिंग देना भूल गया। अब जब वो घर आती है तो उसे योंगिल का एक पार्सल मिलता है, जिसमें मिराय की ही फोटो होती है, और पीछे लिखा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और एक QR कोड भी होता है। जब वो उसे फोन में स्कैन करती है तो एक लव लेटर सामने आता है, और फिर एक वीडियो खुलता है जिसमें वो ये बात एक्सेप्ट करता है
है कि वो मिराय को नहीं भुला पा रहा और उसे मिस कर रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एंगल उससे पूछता है कि क्या वो उसकी होना चाहेगी, क्योंकि वो मिराय के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन मिराय उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। वैसे अब रियल लाइफ में मिराय के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि वैनी का वेबटून योनसियोंग के वेबटून से आगे निकल चुका है। वैसे अवार्ड सेरेमनी के बाद ऐसा होना काफी हद तक नॉर्मल है, क्योंकि अब लोगों का ध्यान वैनी पर चले गया है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। लेकिन इसमें एक चीज कंफर्म है कि योनसियोंग ये बात को बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी और इस बात का प्रेशर भी मिराय पर ही आ जाता है। और इस वजह से डायरेक्टर मिराय से कहता है कि वो कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे उसकी स्टार आर्टिस्ट योनसियोंग की कॉन सेल्स एटलीस्ट नीचे तो न गिरे। यहाँ एक बात और पता चलती है कि योनसियोंग का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहे और चीजें नहीं बदली तो कंपनी शायद उसे आगे रख नहीं पाएगी, यानी फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। डायरेक्टर तो ये भी कहता है कि हो सकता है आने वाला नेक्स्ट सीजन ही उसका आखिरी सीजन हो, और क्योंकि योनसियोंग पहले कभी रैंकिंग में नीचे नहीं गिरी थी, इसलिए इस बार के चेंजेस से डायरेक्टर भी काफी परेशान होता है। तो वह योनसियोंग भी पूरी तरह सदमे में चले गई थी। उसे तो अब ये लगता है कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। तब मिराय उसे हौसला देती है और प्यार से बातें करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, और इसके बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन किस्मत तो देखो, वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से वैनी और क्योंगनाम बैठे हुए थे। अब माहौल काफी ऑकवर्ड हो जाता है और योनसियोंग तो वैनी को देख साफ साफ कह देती है एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब वो मिराय को लेके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी असिस्टेंट सोयोंग वहाँ पर आ जाती है, यानी वही लड़की जिस पर वैनी को क्रश है। और बस उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाता है मैं खरीदूंगा, और दौड़ के उनके पास आता है और कहता है आप तीनों के डिनर के पैसे मैं दूंगा। अब फ्री का खाना मिल ही रहा था तो योनसियोंग अपने दुश्मन को नहीं देखती बल्कि रुक जाती है, क्योंकि अगर योनसियोंग चली जाती तो उसकी क्रश भी तो चली जाती ना, और वैनी ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था। अब वो सोयोंग को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है। उसके बाद रात का माहौल काफी अच्छा हो जाता है। वैनी सबको अपने घर पर ले जाता है और सोयोंग से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। हाँ, वो बात अलग है कि योनसियोंग और उसकी नोक-झोंक बीच में चलती रहती है, क्योंकि वो बार बार उनके बीच में दखल दे रही थी। तो वही क्योंगनाम और मिराय ड्रिंक्स लेने बाहर आ जाते हैं। लौटते टाइम मिराय सच बता देती है कि वो सिंगल है और कहती है कि तुमने अचानक कन्फेस करा तो इसलिए मैं पैनिक कर गई थी और झूठ बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर क्योंगनाम मुझसे माफी मांगता है और सच बताकर मिराय का दिल भी हल्का हो चुका था और वो सिंगल है। ये जानकर क्योंगनाम हिम्मत करके उससे कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है, उसके लिए क्या महसूस करता है। अब मिराय कुछ बोलने जाए उससे पहले ही वैनी उन्हें घर के अंदर बुला लेता है और सब ड्रिंक्स वगैरह करते करते बातें करने लगते हैं। तभी वैनी एक मजेदार बात बताता है कि क्योंगनाम कॉलेज के दिनों में आर्ट बनाया करता था और अपने घर पर लगी हुई एक आर्ट पीस दिखाते हुए कहता है कि ये भी क्योंगनाम नहीं बनाया है। वैसे मैं बता दूं कि मिराय चाहती थी कि उसका ड्रीम गाय भी कोई ऐसा हो जिससे आर्ट में दिलचस्पी हो। खैर, अब रात आगे बढ़ती है और सब थोड़ा थोड़ा ड्रंक नजर आते हैं। तभी मिराय के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो जल्दी से जाके चार्जिंग पे लगाती है और क्योंगनाम को वहाँ सोते हुए देख उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी क्योंगनाम उठ जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और ये कहते हुए उसके सर को छूता है। दरअसल वो उसके सर पे लगी हुई चोट के बारे में पूछ रहा था। तो अचानक मिराय का दिल तेजी से धड़कने लगता है और ये पहली बार था कि उसका दिल क्योंगनाम को देखकर धड़का था। अगले दिन जब वो जॉगिंग करने जाती है तो उसे अब हर जगह क्योंगनाम ही दिखने लगता है। तो वहीं क्योंगनाम भी पहले से काफी सॉफ्ट हो गया था और वो ऑफिस में मिराय के साथ ही लिफ्ट लेने लगता है, और अगर लिफ्ट में मिराय के लिए जगह नहीं हो तो वो भी मिराय के साथ अगले लिफ्ट में जाने का इंतजार करता है। उससे बहुत प्यार से बात करता है, उसकी तारीफ करता है और एक बुक लेने के बहाने उसके थोड़ा ज्यादा ही करीब चले जाता है और बाद में उसकी फेवरेट कॉफी भी खरीद कर लाता है। लेकिन क्योंगनाम का ये चेंज्ड बिहेवियर मिराय पर काफी असर डाल रहा था। बाद में क्योंगनाम उसे सीक्रेट सेंटा वाला गिफ्ट भी वापस कर देता है और ये भी बताता है कि ये गिफ्ट वही लाया था और उसने ही गिफ्ट बॉक्स में डाला था। अब रात को जब मिराय सोने जाती है तो क्योंगनाम उसे गुड नाइट वाला मैसेज भेजता है। ये मैसेज देखकर वो ऐसे डरती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया, और बस फिर तो क्योंगनाम के बारे में सोचते सोचते उसे सारी रात नींद ही नहीं आती। अब ऑफिस में भी सब कहने लगते हैं कि वो थकी थकी सी लग रही है, खासकर जब वो योनसियोंग के साथ काम कर रही होती है। तब भी उसका ध्यान बार बार बस भटक ही रहा होता है, वो अपने काम पर ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रही होती। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंगनाम अपने काम में बिल्कुल नंबर 1 पर होता है। वो न सिर्फ वैनी के साथ मिलकर बेहतरीन काम कर रहा है, बल्कि उनके वेबटून प्लान सी को लेकर उसकी मेन से एक पॉसिबल वीडियो गेम अडॉप्शन को लेकर बात भी चल रही है। तो वहीं मिराय के दोस्त जियोन भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का
एक हेडसेट खरीद ही लेती है और एक ऐसे लड़के के साथ सही मायनों में रोमांटिक डेट एंजॉय करती है जो सच में उसमें दिलचस्पी रखता है। वो लड़का उसके लिए गाना भी गाता है जिससे वो पल जियोन के लिए और भी खास बन जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है और क्योंगनाम वो मिराय के लिए देर रात तक ऑफिस में रुकता है क्योंकि मिराय को यूनसेयोंग के नेक्स्ट एपिसोड के अपलोड होने का इंतजार करना होता है। अब जैसे ही मिराय का काम पूरा होता है अचानक लाइट्स चली जाती है और सिर्फ कैफेटेरिया की लाइट्स ऑन रहती है। मिराय जब वहाँ पहुँचती है तो सजे हुए क्रिसमस ट्री को देखकर खुश हो जाती है। दरअसल क्योंगनाम ने ही उसके लिए इस ट्री को सजाया था। देन वो उसके लिए एक प्यारा सा केक भी लाया होता है और दोनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। देन दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में अपने दिल की बातें खुलकर करते हैं। मिराय को लगता है कि क्योंगनाम हर काम में अच्छा है तो वो बताता है कि ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी कई स्ट्रगल्स और परेशानियां हैं जिन्हें मैं खुलकर किसी से शेयर नहीं करता हूँ। तभी वो एक आर्ट फेस्टिवल का एडवर्टीजमेंट देखता है। अब क्योंकि मिराय को आर्ट बहुत पसंद है तो क्योंगनाम कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर ये आर्ट फेस्टिवल देखने जाएं। अब मिराय हिचकिचाने लगती है तो क्योंगनाम कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाद में आराम से सोचकर बताना और तुम जो भी डिसाइड करोगी मुझे मंजूर है। फिर जब दोनों अलग अलग रास्ते जाने के लिए अलग होने लगते हैं तो क्योंगनाम उससे क्रिसमस कार्ड देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे बाद में पढ़ना। देन जब मिराय घर पहुंचती है तो वो क्योंगनाम का दिया हुआ क्रिसमस कार्ड पढ़ती है और इस कार्ड में क्योंगनाम ने उससे पूछा होता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी, यानी कि सिर्फ वो दोनों। अब ये पढ़कर मिराय गहरी सोच में पड़ जाती है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है और योंगिल और क्योंगनाम के बीच फिर कंफ्यूज हो जाती है और खुद से सवाल करती है कि क्या सच में योंगिल के साथ रहना ही वो चीज है जो वो चाहती है। अब वो योंगिल के लेटर का जवाब देने वर्चुअल वर्ल्ड में आती है लेकिन योंगिल उससे कुछ बोलने ही नहीं देता क्योंकि उसका सीरियस लुक को देख वो समझ जाता है कि मिराय का क्या जवाब होगा। अब मिराय उसकी ड्राइंग देखती है तो योंगिल अब उसकी ड्राइंग बनाने लगता है लेकिन सामने योंगिल को देख मिराय को सिर्फ क्योंगनाम ही याद आ रहा था। वो योंगिल को भी ये बताते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ वापस लौट के नहीं आऊंगी। दरअसल मिराय को डर होता है कि क्योंगनाम के लिए वो कोई गलत फैसला ना ले ले। योंगिल पूछता है क्या तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मिराय ये बात अभी खुद भी नहीं जानती थी। दरअसल उसे डर है कि आगे जाके क्योंगनाम की फीलिंग्स उसके लिए चेंज न हो जाए और उसमें अब दूसरा ब्रेकअप झेलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वह योंगिल उससे एक मौका मांगता है और कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। और इस पर मिराय का क्या जवाब होता है ये दिखाया नहीं जाता। अब असल जिंदगी में दिखाते हैं कि क्रिसमस के बाद पूरे डिपार्टमेंट की एक वर्क एंड प्रेजेंटेशन होती है और वहाँ जब रूकी कंपटीशन के बारे में चर्चा चल रही होती है तो बातों बातों में एक तरह का डबल मीनिंग निकल आता है और इसी दौरान मिराय ऐसे बात करती है जिससे क्योंगनाम को लगता है कि उसके लिए मिराय की फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल योंगिल की वजह से मिराय को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि असल में हमेशा से क्योंगनाम ही वो इंसान था जो उसके दिल को तेज धड़काने पे मजबूर कर देता था। वैसे वो काफी टाइम से खुद से झूठ बोल रही थी क्योंकि वो डरती है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स मान ली और बाद में क्योंगनाम की फीलिंग्स बदल गई तो उसे फिर से एक और बहुत बुरा हार्ट ब्रेक झेलना पड़ सकता है। अब अपनी इतनी चिंताएं या यूं कहो ओवर थिंकिंग की वजह से मिराय बिना कोशिश किए हार मानने का फैसला कर लेती है। उसे लगता है कि अगर वो क्योंगनाम की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ाए भी तो लास्ट में सब कुछ बुरा ही खत्म होगा। अब इसी दौरान समय बीतता जाता है और एक दिन डायरेक्टर टीम डिनर के टाइम एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अमेरिकी वेबटून मार्केट में भी कदम रखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कोरिया के सबसे बेहतरीन लोगों को वहाँ भेजा जाएगा और सबसे पहले वहाँ जाने वाला कोई और नहीं डायरेक्टर खुद हैं। और ये सुनकर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब डिनर के बाद सब लोग घर जाने के लिए निकलते हैं और मिराय के दोस्त की वजह से या यूं कहो किस्मत से मिराय और क्योंगनाम एक ही टैक्सी में साथ आ जाते हैं। अब सबसे पहले मिराय का दोस्त का घर आता है तो वो उतर जाता है, फिर बचते हैं ये दोनों। देन आगे जाकर मिराय अपने घर से पहले ही टैक्सी को रुकवा लेती है और जाने लगती है तो क्योंगनाम उसे छाता देता है क्योंकि बाहर स्नो हो रही थी वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन मिराय बगैर छाता लिए ही चली जाती है तो क्योंगनाम अब उसके पीछे पीछे आता है उसे छाता देने के लिए, लेकिन मिराय अब भी नहीं लेती। तो वो सीधा सीधा पूछता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात जैसे छाता ले लेना उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई है और वो उसकी फीलिंग्स से इतना बचने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि कभी उसने ये तो नहीं कहा कि मिराय भी उसे पसंद करे। अब ये सुनकर मिराय मान लेती है कि उसके लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी क्योंगनाम उसके करीब आता है वो डगमगा जाती है और अभी उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है। तो क्योंगनाम उससे पूछता है कि वो किस चीज से इतना डर रही है तो मिराय कहती है कि जो चीज शुरू होती है वो खत्म
भी होती है, क्या पता तुम आगे जाकर बदल जाओ। तो इस पर क्योंग नाम जवाब देता है कि चेंजेस हमेशा बुरे नहीं होते। वो खुद मानता है कि वो भी बदला है और वो बदलाव तब आया जब उसे मिराय से प्यार हुआ। अब वो मिराय के आंसू पोंछता है और फाइनली हिम्मत करके आगे होके उसे किस कर लेता है। इस बार मिराय पीछे नहीं हटती और अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत तब से होती है जब क्योंग नाम मिराय को किस कर लेता है और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ी ऑकवर्डनेस आ जाती है उन दोनों के बीच, लेकिन क्योंग नाम मैच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल करता है और मिराय को आर्ट एग्जीबिशन का टिकट देता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ ये देखने चलोगी। अब दिखाते हैं कि एग्जीबिशन वाले दिन क्योंग नाम अकेले ही वहाँ आया होता है और पेंटिंग्स देखते देखते मिराय के आने का इंतजार करता है और जब वो नहीं आती तो बेचारे की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो एग्जीबिशन से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उसे मिराय रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। वो उसे देख बहुत खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। वो इसका जवाब तो नहीं देती बल्कि कहती है अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, है ना। फिर एग्जीबिशन देखने के बाद दोनों एक स्कैरी मूवी देखने चले आते हैं। क्योंग नाम उस मूवी को देख डरने लगता है तो मिराय कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दोनों का बॉन्ड क्लियरली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो सिर्फ कैजुअली नहीं बल्कि सीरियसली डेटिंग में आ चुके होते हैं। मिराय भी अब धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोल रही है और इसका इफेक्ट ऑफिस में भी दिखने लगता है। जैसे ऑफिस के एलिवेटर में चुपके से हाथ पकड़ना, तो वहीं मिराय की दोस्त जियोन वो अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। उसका बोल्ड और पैशनेट नेचर इतना स्ट्रांग होता है कि डेटिंग मैनेजर के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे जियोन अपनी पावर को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी क्योंकि इस गेम में उसे कोई जज करने वाला जो नहीं है और वो अपनी स्टोरी की मालकिन खुद जो है वो हर सिचुएशन को एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल करती है। वैसे जब वो अपने इन एक्सपीरियंस पर एक आर्टिकल लिखती है तो उसकी उस पोस्ट पर 10,000 से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो वही मिराय और क्योंग नाम अपनी क्यूट से रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी ऑफिस वालों से छुपते छुपाते। मिराय को डर होता है कि कहीं कोई उन्हें देख न ले तो क्योंग नाम कहता है कि क्यों ना हम दोनों पकड़े जाएं। मिराय को लगता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन वो सीरियस था। वैसे क्योंग नाम तो अब उसे क्यूटी तक बुलाने लगता है और ये वर्ड पहली बार उससे सुनकर मिराय हैंडल ही नहीं कर पाती और फिर अपना काम करते करते दोनों मैसेजेस पर बात करते रहते हैं। वैसे अब मिराय पर काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि युनसेंग की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। वो युनसेंग को थोड़ा समझाती है कि वो थोड़ा सोचे और नए आइडियाज लाए ताकि उनकी वेबटून फिर से पॉपुलर हो, पर युनसेंग को लगता है कि मिराय उस पर प्रेशर डाल रही है। अब युनसेंग रात को काम करने बैठती तो है लेकिन उससे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था, जैसे वो अपने काम से उब गई हो। अब वो वापस डिजिटल दुनिया में अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलने चली आती है जो कि इस बार एक शेफ होता है। वैसे युनसेंग उस दुनिया में इतना खो जाती है कि अब अपने रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इग्नोर करने लगती है और इस वजह से उसने पहले भी काफी बड़ा ब्रेक लिया था। अगले दिन जब मिराय का पूरा ग्रुप लंच पर आया होता है तब उस जगह टीवी पर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। उसे देख क्योंग नाम उस गेम का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई लड़की इसमें क्यों ही शामिल होगी। तो ये सुनकर मिराय के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो बस चुप रहती है। और फिर उसी रात सब जने ड्रिंक्स पर जाने का प्लान बनाते हैं, पर युनसेंग ने चैप्टर अपलोड नहीं करा था तो मिराय उनके साथ नहीं जा पाती। क्योंग नाम भी बहाना बना के उसके साथ रुकने की कोशिश तो करता लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वैनी ने अपना कंटेंट टाइम से पहले ही अपलोड कर दिया था। अब सब जने क्योंग नाम को मिराय से दूर ले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में दिखाते हैं कि मिराय जब ऑफिस में होती है तो क्योंग नाम थोड़ा ड्रंक होकर उससे मिलने ऑफिस चले आता है। वैसे उसने थोड़ी सी ही पी थी पर उसे वो भी चढ़ गई और वो मिराय के दोस्तों से बहाना बनाकर निकल गया था कि वो घर जा रहा है। अब मिराय का काम जब तक पूरा नहीं होता वो क्योंग नाम को कैफेटेरिया लाके मसाजिंग चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, बस तब तक यहीं रहना और चुप बैठना। वैसे मिराय को उसका ये साइड काफी अच्छा लगता है, एकदम क्यूट सा। खैर अब बाद में जब युनसेंग चैप्टर अपलोड कर देती है तो मिराय का काम पूरा हो जाता है और अब तक क्योंग नाम का नशा भी थोड़ा उतर चुका था। मिराय उससे कहती है शुक्र है हमें किसी ने देखा नहीं। तो क्योंग नाम माफी मांगते हुए कहता है कि मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब क्योंग नाम उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है तो मिराय उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भूल रहा है। तो क्योंग नाम पहले अनजान बनने का नाटक करने लगता है, फिर उसे किस देता है और फिर मिराय वहाँ से अपने घर चले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मिराय जब सोने जाती है तो उससे पहले वेबटून की रेटिंग चेक करती है और जब देखती है कि वेबटून की रेटिंग बदल गई है और युनसेंग फिर से टॉप पर आ गई है तो वो बहुत खुश हो जाती है। क्योंग नाम भी उसे उस टाइम मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और फिर मिराय युनसेंग को कॉल करके उसकी तारीफ करती है कि उसने कर दिखाया क्योंकि युनसेंग ने एक ऐसा प्लॉट
स्क्रिप्ट लिखा था जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि युनसंग ने अपनी कहानी में इस बार वो लिखा था जो वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में एक्सपीरियंस करके आई थी, और इससे साफ दिखता है कि वो अपना वजूद खोती जा रही है और इस गेम में ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी है। अब देखना ये है कि क्या वो अभी के लिए इसे संभाल पाएगी। वैसे अब युनसंग वहाँ पे स्टॉप पे आ गई है, तो इस वजह से वैनी पर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर भी क्योंगनाम उसे अपने हाल पे छोड़ के मिराय के घर आ जाता है, क्योंकि दोनों आज साथ में घर पर अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर क्योंगनाम उसके लिए सूप बनाने लगता है, लेकिन वो उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। अब क्योंगनाम का भी मूड बदल जाता है, वो मिराय को उठा के सोफे पे लाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब अगले दिन जियोन और उसके आर्टिकल से जुड़ा ड्रामा इतना बढ़ जाता है कि ये बात ऑफिस में मिस्टर मिन तक भी पहुंच जाती है। दरअसल जियोन अपना आर्टिकल बॉयफ्रेंड किलर नाम से लिखती है और उसके रिव्यूज ऐसे होते हैं जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हो कि कैसे डेटिंग की दुनिया में सरवाइव करना है, और लोग बस उसको फॉलो करके ही आगे निकले जा रहे हैं। उन्हें कोई एफर्ट्स लगाने पड़ते ही नहीं है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में, जैसे उन्हें डेटिंग वर्ल्ड का कोई शॉर्टकट मिल गया हो। पर दिक्कत ये है कि अगर बाकी लड़कियां भी जियोन की तरह इतनी जल्दी जल्दी कैंडिडेट्स चेंज करने लगी तो कंपनी को काफी कस्टमर्स खोने पड़ सकते हैं और रिन्यूअल्स भी नहीं मिलेंगे। और शॉकिंग बात तो ये है कि जियोन ने सिर्फ 2 महीने पहले शुरू किया था और अब तक वो 200 मेंस को डेट कर चुकी है। तो साफ है कि वो इस मामले में अब एक तरह की एक्सपर्ट बनती जा रही है। यहाँ ऑफिस में क्योंगनाम मिराय को एक बुक देता है और जब बाद में मिराय वो बुक खोलती है तो उसे उसकी ड्राइंग बनी हुई मिलती है जो क्योंगनाम ने उसके लिए बनाई थी। ये देख वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वालों ने युनसंग पर प्लेगरिज्म का आरोप लगा दिया था। असल में युनसंग के वेबटून के नए प्लॉट्स और ट्विस्ट पॉपुलैरिटी के बावजूद स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों ने तो सीवो और गेम के अंदर वाले मैन के बीच काफी सिमिलरिटीज नोटिस की है, जबकि ये तो हमें कहानी की शुरुआत से पता थी। अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को लेकर पब्लिक का मूड अचानक बदल जाता है, लोग ऐप के खिलाफ हो जाते हैं और मीडिया भी इस मुद्दे को जमकर कवर करने लगती है, जबकि इससे पहले ये ऐप काफी अच्छे पैसे कमा रहा था। कमेंट्स भी काफी टॉक्सिक और हार्श होते हैं और युनसंग के फैंस भी इस टाइम भड़के हुए थे। तो वही युनसंग, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है। अब मिराय उसे ढूंढते ढूंढते घर आती है तो वो घर पर भी नहीं होती, इवन वो किसी के कॉल्स पे नहीं उठाती। इसलिए मिराय युनसंग के घर पर ही उसके आने का वेट करती है, लेकिन वेट करते करते रात हो जाती है। अब वो क्योंगनाम को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि उसे युनसंग के साथ की गई मीटिंग के नोट्स चेक करने, जो कि एक यूएसबी में है और वो यूएसबी उसके घर पर पड़ी है, तो क्या वो उसके घर जाके ले आएगा। तो वो कहता है ठीक है। अब वो मिराय के घर आकर उस यूएसबी को ढूंढने लगता है और तब मिराय को याद आता है कि उस यूएसबी में बॉयफ्रेंड और डिमांड पर उसके 50 से ज्यादा घंटे लॉग आउट होने का एविडेंस भी पड़ा है। अब ये याद आते ही वो डर के मारे अपने घर की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी करके घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि क्योंगनाम ने पहले ही बॉयफ्रेंड और डिमांड का हेडसेट यूएसबी ढूंढते वक्त देख लिया था। फिर उसे यूएसबी भी मिल गई थी और जब वो चेक करता है तो उसमें उसे एक रिव्यू नाम का फोल्डर मिलता है। अब वो उसे पढ़ता है या नहीं ये दिखाया नहीं चाहता। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ऊपर से ऐसा लगता है जैसे क्योंगनाम को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मिराय को आराम से पानी देता है, फिर उसे नॉर्मली हक करता है और एकदम कैजुअल बिहेव करता है। लेकिन मिराय वो अंदर से काफी परेशान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्योंगनाम की नजरों में उसकी इमेज बदल जाए। अब बाद में उस रात क्योंगनाम को नींद ही नहीं आती, तो वो किचन में पानी पीने आता है। तभी उसकी नजर मिराय की फोटो पड़ जाती है और वो फोटो के पीछे लिखा हुआ भी पढ़ लेता है, वही जो योंगिल ने मिराय से कहा था कि वो उसे लाइक करता है। अब ये देख वो मिराय का फोन चेक करता है तो उसमें उसे योंगिल का वीडियो भी मिल जाता है और ये सब देख वो बहुत हैरान होता है और आखिरकार वो खुद बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाले गेम में पहुंच जाता है, जहाँ वो मिराय के रूप में आता है और वहीं उसका आमना सामना यानी मुलाकात योंगिल से हो जाती है। योंगिल तो उसे मिराय ही समझता है, लेकिन क्योंगनाम वो योंगिल को अपनी शक्ल में देख वैसे ही शॉक हो जाता है जैसे पहली बार मिराय हुई थी। तो वहीं मिराय अभी एक बहुत ही अच्छे सपने में होती है क्योंगनाम के साथ और फिर सपने से जल्दी उठ भी जाती है। देन बाहर आकर देखती है कि क्योंगनाम नाश्ता वगैरह लाया है। अब वो तैयार होने चले जाती है और दोनों फिर साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। इस दौरान मिराय जब उससे बात कर रही होती है तो क्योंगनाम बस छोटे छोटे जवाब देता है। मिराय को समझ नहीं आता कि क्योंगनाम उसके साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो वही क्योंगनाम अभी योंगिल की बात को लेके डिस्टर्ब होता है। दरअसल गेम में दिखाते हैं कि जब क्योंगनाम ने अपने हमशक्ल को देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। वो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो योंगिल कहता है क्या मजाक कर रही हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना। दरअसल योंगिल के लिए तो वो मिराय ही थी। तब अचानक से सब कुछ रुक जाता है और ऊपर लिखा हुआ आता है कि मिराय का सब्सक्रिप्शन जल्दी ही खत्म होने वाला है। तब क्योंगनाम को पता चलता है कि मिराय योंगिल
को डेट कर रही है, इसलिए अभी वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है। और ऊपर से दोनों ने एक दूसरे को ये प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। खैर, अब क्योंगनाम जब वहाँ से जाने लगता है तो मिराय को योंगिल का मैसेज मिलता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गई। यह मैसेज देखकर वो हड़बड़ा जाती है क्योंकि रिसेंटली वो तो गेम में गई ही नहीं थी। अब वो घुमा फिरा कर इस बारे में क्योंगनाम से पूछने की कोशिश करती है तो वो सीधा सीधा बता देता है कि उसने गेम में लॉग इन किया था और योंगिल को भी देखा। ये सुनकर मिराय पहले कुछ कह नहीं पाती, तो वहीं क्योंगनाम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करे। अब मिराय क्योंगनाम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझा नहीं पाती कि उसने योंगिल को डेट क्यों किया। तो क्योंगनाम कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर चले जाता है। अब मिराय फौरन योंगिल से मिलने आती है और उसे सारा सच बताती है कि पहले उससे मिलने वो नहीं क्योंगनाम आया था, और फिर उससे पूछती है कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई। तो योंगिल कहता है, कुछ भी नहीं, वो बस मुझे देखकर डर गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया और जल्दी चले गया। वैसे योंगिल बिल्कुल चिल और कैजुअल बिहेव करता है, जबकि मिराय वो अभी इस पूरी सिचुएशन में इमोशनल हो रही होती है। अब जैसे ही मिराय गेम से बाहर आती है तो उसे सोयंग का कॉल आता है और पता चलता है कि अंसियांग गुस्से में ऑफिस गई है। बताया जाता है कि अंसियांग पर जो प्लेगरिज्म का इल्जाम लगा था, अब तक वो स्कैंडल काफी बड़ा हो गया है और मिस्टर मेन और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड से जुड़े ड्रामा के बाद अंसियांग को कंपनी से ही निकाल दिया है। और इसी बात का हिसाब किताब पूरा करने यानी डायरेक्टर की खबर लेने वो ऑफिस पहुंचती है और सीधा उससे जाके भिड़ जाती है, जबकि डायरेक्टर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं वो उसका फेवरेट कप ही न तोड़ दे गुस्से में। वैसे अंसियांग पूरी कंपनी को सर पर उठा लेती है और उसके आगे किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई कुछ बोल पाए। तभी मेरा भागी भागी ऑफिस आती है और अंसियांग को शांत करने की कोशिश करती है। अब जब अंसियांग रोते हुए अपने वेबटून कैरेक्टर का कटआउट लेके जाने लगती है तो मेरा उस कटआउट को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में कटआउट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मिराय की जरा सी उंगली कट जाती है। क्योंगनाम भी ये देख लेता है और जब यंसियांग ऑफिस से चले जाती है तो मिराय एक रूम में बैठकर अपनी चोट पे बैंडेड लगाने लगती है। तभी क्योंगनाम वहाँ पर आता है और उसकी बैंडेड को ठीक से लगाता है, लेकिन अभी भी वो मिराय से थोड़ा दूर दूर रहता है और थोड़ा कोल्ड दिखाई देता है क्योंकि अभी भी वो योंगिल वाली बात को हजम नहीं कर पा रहा था। अब वहाँ मिराय के कलीग्स वगैरह आ जाते हैं तो क्योंगनाम वहाँ से चले जाता है। बाद में मिराय क्योंगनाम से उसके बिहेवियर को लेके बात करती है और कहती है, मुझे लगता है शायद सुबह मैंने अपनी बात ठीक से नहीं समझाई, और क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ। अब जब मिराय उसके चेहरे को छूती है तो क्योंगनाम को याद आता है कि पहले भी उसने उसे योंगिल समझकर उसके चेहरे को छुआ था। खैर, अभी वो मिराय से कुछ नहीं कहता और लिफ्ट खुलते ही वहाँ से चले जाता है। अब मिराय पूरे दिन क्योंगनाम को छोटे मोटे मैसेजेस भेजती रहती है, लेकिन वो उसका एक भी मैसेज नहीं देखता। तो मिराय को अब ये फील होने लगता है कि क्योंगनाम के लिए वो बिल्कुल भी अब स्पेशल नहीं रही और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। तभी उसे जियोन की एडवाइस याद आती है, जब उसने मिराय को कहा था कि उसे ज्यादा मैसेजेस मत कर और जिस लड़के को तू डेट कर रही है उसमें पूरी तरह मत खो जा, कि तू अपने आप को ही भुला दे। यहाँ क्योंगनाम भी काफी डाउन फील कर रहा होता है और वैनी के साथ डिनर करते टाइम वो मिराय के मैसेजेस देखता तो है पर रिप्लाई नहीं करता। वैसे उसका मूड ऑफ देख वैनी समझ जाता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। तो क्योंगनाम शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है? तो वैनी बताता है, अरे ऑब्वियस है, मैंने कई बार तुम्हें मिराय को बहुत प्यार से देखते हुए देखा है, तो मैं समझ गया कि तुम उससे लाइक करते हो। और अभी वो क्योंगनाम का चेहरा पढ़ के भी बता देता है कि वो मिराय से गुस्सा या सैड नहीं है, वो बस उससे नाराज होकर बैठा है क्योंकि वो मिराय की सच में केयर करता है। वैसे यहाँ मिराय को क्योंगनाम के रिप्लाईज तो नहीं मिलते, लेकिन योंगिल के मैसेजेस वो जरूर मिल रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर ली थी इसलिए। अब अगले दिन ऑफिस में मिराय और क्योंगनाम के बीच ऑकवर्डनेस और भी बढ़ जाती है। दोनों को समझ ही नहीं आता कि वो दोनों एक दूसरे के सामने कैसे बिहेव करें, क्या बात करें। तो वही अंसियांग भी अपने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड हेडसेट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं कर पाती और फिर से अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलने चली आती है। तो वही असल दुनिया में मिराय अंसियांग के लिए स्टैंड लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि वो अपने बेस्ट क्लाइंट को निकालने के फैसले पर फिर से सोचे। वो ये बात थोड़ा ऐसे कहती है जैसे वो डायरेक्टर को धमका रही हो, तो वो भी थोड़ा डर के मान जाता है और सिर्फ अंसियांग को थोड़े टाइम के लिए ही सस्पेंड करता है, जब तक ये स्कैंडल वाली सिचुएशन ठंडी न पड़ जाए, बस तब तक। अब मिराय योंगिल से मिलने आती है और उसे एक दोस्त समझकर अपनी परेशानियों से शेयर करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। योंगिल कहता है, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती, लेकिन मिराय ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो योंगिल उसे एडवाइस देता है कि वो बहुत अच्छे से तैयार
तैयार होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्योंग नाम के सामने जाए और तब देखे कि क्योंग नाम का दिल उसके लिए धड़कता है कि नहीं, और अगर धड़का दैट मीन्स वो अभी भी मिराय से प्यार करता है। अब मिराय ने उसकी इस एडवाइस को फॉलो करा होता है और वो आज बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस आती है, लेकिन क्योंग नाम वो तो वहाँ होता ही नहीं है। वैसे तभी उसे पता चलता है कि ऑफिस में 2 वेबटून मंथली वाले डायरेक्टर और क्योंग नाम का इंटरव्यू लेने आए हैं। तभी क्योंग नाम भी ऑफिस आता है और वो भी सूट वगैरह पहने, और उसे देख सब उसे देखते के देखते रह जाते हैं, यहाँ तक कि मिराय भी अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाती। तो वहीं क्योंग नाम मिराय को देखते हुए भी उसके सामने से निकल जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे मिराय से भी ज्यादा फर्क पड़ा था। वो ये कहते हुए इंटरव्यू के लिए चले जाता है कि इसको इतना सुंदर लगने की क्या जरूरत थी। अब मिराय के हिसाब से क्योंग नाम का दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का था, तो योंगिल अब उसे अपना दूसरा आइडिया निकाल के देता है कि हार्टलेस बन जाओ, और इसलिए अब ऑफिस जाने से पहले मिराय अपना दिल घर पर ही छोड़ देती है ताकि क्योंग नाम की वजह से अब वो और ज्यादा हर्ट न हो। वैसे आज क्योंग नाम और वैनी के मिस्टर मिन के साथ एक मीटिंग होती है प्लान सी वेबटून को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, और इस दौरान बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम की बात खुलती है। तो क्योंग नाम को योंगिल के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो बात मिराय क्लियर नहीं कर पाई थी वो बात मिस्टर मिन की बातों से क्लियर हो जाती है। और क्योंग नाम अब धीरे धीरे समझने लगता है कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जितना उसने समझा था, स्पेशली जब गेम का आइडियल गाय बिल्कुल उस जैसा हो। इस बारे में जब वो वैनी से बात करता है तो इस मामले में वैनी की एक ही एडवाइस होती है कि कस्टम बॉयफ्रेंड रियल रिलेशनशिप को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि असली प्यार की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही स्पेशल होती है। अब क्योंग नाम वैनी को बीच रास्ते में उतार के मिराय के पास दौड़ते हुए आता है और उससे कहता है मैं अपने दिल को फॉलो करना चाहता हूँ और मेरा दिल तुम्हारे पास आना चाहता है, और फिर वो उसे हक करके कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पल मिराय अपना दिल देख रही थी जो उसके पास आ गया था और तेजी से धड़क रहा था। अब उसे फील होता है कि वो भी यही चाहती है, और अब दोनों वहीं खड़े होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही मिस्टर मैन और उसकी एक कलीग जियोन से मिलने आए होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जियोन उनके गेम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसे उनके गेम के बारे में सब कुछ पता है। तो वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को और अच्छा बनाने के ऊपर अपने सजेशंस दे सकती है और ये लोग अपने गेम को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जियोन वहां पर आती है मिस्टर मैन उसे देखते ही तुरंत उस पर फिदा हो जाता है, और मीटिंग के दौरान सारी बात मैन की कलीग करती है जियोन से। देन जब जियोन जाने लगती है तो मैन भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, और जब उसे देखते देखते जाने लगता है तो गिर पड़ता है और बेचारा काफी ऑकवर्ड हो जाता है। तो वहीं जियोन उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक अवार्ड शो की तैयारी चल रही होती है, और इस दौरान भी मिराय और क्योंग नाम के बीच रोमांस चलता ही रहता है। दोनों एक स्टोरेज रूम में होते हैं और प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसका कलीग वहां पर आ जाता है, और अब वो दोनों पकड़े न जाएं इस डर से मिराय क्योंग नाम को धक्का दे देती है, लेकिन गलती से इतना तेज धक्का दे देती है कि क्योंग नाम अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और एक शेल्फ से सहारा लेने जाता है, पर एक्सीडेंटली वो शेल्फ भी क्योंग नाम के ऊपर ही गिर जाता है। अब मिराय का कलीग क्योंग नाम को लेके हॉस्पिटल जाता है और मिराय पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर रोने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ क्योंग नाम और उसका कलीग दोनों कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी क्योंग नाम और उसका कलीग दोनों एक रूम से बाहर आते हैं, और क्योंग नाम के हाथ पर चोट लगे हुए देख मिराय रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। ये देख उसका कलीग समझ जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देख वो हैरान तो होता है पर चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। तो वहीं मिराय रोते हुए बार बार क्योंग नाम को सॉरी बोलने लगती है, तो क्योंग नाम स्माइल करते हुए उससे काम करने की कोशिश करता है और कहता है डोंट वरी, मेरा हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इतनी भी चोट नहीं आई है। अब फाइनली दोनों बाहर बैठकर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम के बारे में खुलकर बात करते हैं, और मिराय बताती है कि वो योंगिल से मिलने गई थी गेम में, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि दोनों ने क्या बात की, और उसे ये भी डर था कि उसकी और क्योंग नाम की रिलेशनशिप फेल न हो जाए। तो क्योंग नाम बताता है कि जब उसने पहली बार योंगिल को देखा तो उसका मन करा कि वो उससे शुरू से लेके अब तक का सब कुछ पूछे, लेकिन फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि मिराय ने इन द एंड उसे चुना है और यही उसके लिए मैटर करता है। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसकी फीलिंग्स मिराय के लिए दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हाँ, उसे कभी कभार डर लगता है कि कहीं उन दोनों के बीच दरार ना आ जाए, लेकिन अभी वो अपने इन फीलिंग्स को फुल्ली एक्सेप्ट करके जीना चाहता है। ये बात मिराय के दिल को छू जाती है, क्योंकि अंकल ने भी एक बार यही बात उससे कही थी। अब मिराय डिसाइड करती है कि वो भी इस रिलेशनशिप को नेचुरली फ्लो में जिएगी, बिना इस डर के कि फ्यूचर में उनके लिए क्या है। अब रात को डिनर के टाइम मिराय का कलीग जब उसके रिलेशनशिप का खुलासा करता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं मान पाता कि क्योंग नाम और मिराय डेट कर रहे हैं। इस बार मिराय और क्योंग नाम खुद भी मानते हैं
हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में, लेकिन हर किसी को लगता है कि वो दोनों बस मजाक कर रहे हैं। तभी युनसेंग और वैनी वहाँ पर आते हैं और युनसेंग डायरेक्टर को एक मग गिफ्ट करती है, यानी दोनों के बीच के झगड़े भी सुलझ गए थे। अब सब अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लेते हैं और ये रात शांति से एंड होती है और फाइनली मिराई डिसाइड करती है कि वो योंगिल को प्रॉपरली गुड बाय कहेगी और वो गेम में आकर उसे उस जगह अलविदा कहती है जिस जगह से इन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। योंगिल को दुख तो होता है पर वो भी अलविदा कहकर अपने रास्ते चले जाता है और फाइनली मिराई अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड को छोड़ के रियल लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाती है और अपने दिल की सुनते हुए क्योंगनाम के साथ आगे बढ़ती है। और इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।